तो पिछले जन्म में उनका भी काम कुछ ऐसा था कि इस जन्म में चाय वाला होने के बाद भी मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा रहा होगा? अभी तक कम से कम 25-30 लोगों को मैंने पूछा होगा मोदी जी के बारे में, तो सबने क्या बताया मालूम है? क्या ये डिसीजन लेना कि मैं शादी नहीं करूंगा, राहुल गांधी ने लिया, सलमान खान ने लिया, तो ये उनके पिछले जन्म का कोई अनुभव है कि इस जन्म में शादी नहीं कर रहे? अगर पिछले जन्म में उसको शादी के लेकर गलत वो माइंड में उसको कोई प्रॉब्लम्स आई है कुछ जीवन में, तो शादी के प्रति है ना उनके अंदर जो है ना एक नेगेटिविटी फीलिंग आ जाती है, वो शादी नहीं करना चाहते। तो क्या ये संभव है कि अगर श्रीदेवी के साथ कुछ गलत हुआ और उनकी फैमिली जाके पूछे कि श्रीदेवी की मृत्यु कैसे हुई, तो वो खंगाला जा सकता है क्या? जब हमारी चेतना शरीर और माइंड से बाहर आ जाती है ना, तो देन वी आर टाइमलेस। हम फिर समय और सीमा से परे होते हैं। व्हेन यू आर अप यू आर लाइक ए सैटेलाइट। कि किसी को ऐसे पास्ट लाइफ में ले जाके आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा हो कि क्या घटित हुआ था उनके जीवन में? उन्होंने जो बताया कि भाई 4 लोग कोई आए हुए हैं, 4 लोगों को बराबर बताइए, तो ही वाज प्रैक्टिकली मर्डर्ड, वो सुसाइड नहीं था वो। तो ये जीवन में जो दुख है और जीवन के जो सुख हैं वो भी क्या पिछले जन्म से आ रहे हैं? किसी भी जीवन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, हम कभी अपने अकेले के कर्म नहीं भोगते। मेरा जो पति है या व्यूवर जो जानना चाहता है, उनकी जो पत्नी है वो क्या वाकई उनके पिछले जन्म के दुश्मन है? अगर आपने पत्नी के साथ दुराचार यानी कि अत्याचार किया है, तो हम सपना देख रहे होते हैं, जब उस समय वो हमें हकीकत ही लग रहा होता है, लेकिन वास्तविकता में वो घटित हुआ नहीं है, तो क्या ये वैसी ही वाली तो कल्पना नहीं है? नहीं, देखिए क्या होता है कि सपना जो है ना, तो हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो कितने दिन में अगला जन्म ले लेती है, इसका भी कोई सिद्धांत है? कई बार मैंने तुरंत जन्म लेते भी देखा। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया लोगों ने बहुत पसंद किया, उसको अब तक 21 लाख लोग देख चुके हैं। बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, जो मेरे मन में सवाल है वो भी पूछूंगी। आप ऐसे समझिए सर, पिछली बार जहाँ पे ख़त्म किया था, आज वहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छी बात है। अब सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में है, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि हम खुद अपने जीवन को चुनते हैं जब हम रीबर्थ लेते हैं, तो मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि आप ये जो मेरे सामने बैठे हैं, तो आप जिस रंग रूप में हैं, आप जिस पेशे में हैं, आप जिस धर्म में हैं, या मैं शालिनी इस वक्त जैसी दिखाई दे रही हूँ, क्या ये मेरा खुद का चुना हुआ है? हाँ, देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि किसको पड़ी है आपको चुनने की नहीं चुनने की। हु इज़ देयर? भाई लोग कहते हैं भगवान, जनरली लोग कहते हैं भाई भगवान चुनता है। हाँ। तो भगवान को क्या पड़ी है? 800 करोड़ की जनता है पूरे वर्ल्ड में, तो उनके अलग अलग इनको इस जन्म में ऐसा बनाऊंगा, इस जन्म में ऐसा बनाऊंगा। हम जो भी चुनाव करते हैं ना, वो ठीक हमारे संस्कारों के अनुकूल हम उस वाइब्रेशन की तरफ आकर्षित होते हैं नेचुरल वे में। अगर आप मान लीजिए कि आप म्यूज़िक की शौकीन हैं और आपने पिछले जन्म में म्यूज़िक में बहुत काम किया, तो आपकी जो मैक्सिमम जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा में जो संस्कार होंगे वो म्यूज़िक के होंगे। तो अब आप ऐसे परिवार की तरफ जाने की कोशिश करोगे जहाँ थोड़ा सा भी म्यूज़िक का प्रभाव है, ठीक है ना। मान लो उनके अगर पिता को शौक़ नहीं होगा तो माँ को शौक़ होगा, तो माँ के अंदर एक म्यूज़िक की तरंगे और फ्रीक्वेंसी उसको महसूस हो रही है। भले ही उसका माँ के साथ हो सकता है कार्मिक कनेक्शन भी ना हो, यानी कि वो पिछले जन्म से कोई जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उसके संस्कारों के अनुकूल यानी कि वाइब्रेशन जो है उसको उस घर में मिल रहे हैं, तो वो कोख में चुनाव कर लेगी सीधा, इस तरह से। अब मैं मेरे परिवार में मैं जो अनुभव करता हूँ कि मेरी माँ भजन गाने का शौक़ रखती थी, और तो उसके कारण चूँकि मैं बचपन में 25 साल तक म्यूजिशियन ही था, ओरिजिनल मेरा ऑर्केस्ट्रा था एक्चुअली पहले। अच्छा। तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि मेरे पिताजी भयंकर दुश्मन संगीत के, बल्कि मेरे तबले तानपुरे उठाकर टॉयलेट में फेंक देते थे।
मतलब मुझे वो कहते थे, मुझे बोलते ना गलत मानते थे उस समय, उस ज़माने में। हाँ। तो ज़रा सोचिए कि मेरे पिता में तो कोई गुण थे नहीं संगीत के, लेकिन मेरी माँ में संगीत के गुण थे। तो मैंने जन्म लिया, मेरी म्यूज़िकल जो इंटरेस्ट थी वो मैंने उनके कोख में आकर मैंने पूरी की। तो इस तरह से क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर समझ लो कि एक फ्रीक्वेंसी के एक खजाने हैं, और एग्जैक्टली लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन जो भी होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के अनुसार होता है। हम वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं, यूँ समझ लें। तो कोई डिसीजन मेकर नहीं है, मतलब जो होता है ना, कभी कोई भगवान डिसाइड कर रहे हैं, कोई और कोई चीज़ डिसाइड कर रही है। हाँ। ऐसा नहीं है। इट्स लॉ इज़ वर्किंग एवरीवेयर। यूनिवर्स के लॉ जो है ना वो अपने आप काम कर रहे हैं आपके पीछे, यूँ समझ लो। अच्छा, अब चेहरा और शरीर जो हमें मिलता है वो हम जब गर्भ में आते हैं तो हमारे जीन्स जो होते हैं वो उस पेरेंटल जीन्स से ही हमें जीन्स मिलेंगे, क्योंकि हमने एक गर्भ चुना है, हमने एक ज़मीन चुनी है। उस ज़मीन के जो फ़ायदे नुकसान हैं हमको मिलने हैं, यूँ समझ लें। तो इस तरह से वी सेलेक्ट द कोक जो है ना, हम चुनाव करते हैं और वो करके आते हैं, तो उसके जो लाभ हानि है वो हमें उठानी पड़ती है, समझ लो। और उसके अनुसार हमें चेहरा मिलता है। अब मैं जिस परिवार में पैदा हुआ तो मुझे उसका जैसा चेहरा, उसकी गोरा काला लंबा चौड़ा जो भी मैं बनता हूँ वो उसके कारण बनता हूँ, मैं यूँ समझ लें। बाकी देखिए क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर जो है ना मैंने निकाल के मैंने दूसरे कंप्यूटर में फिट कर दिया, यूँ समझ लो बस। अच्छा। हाँ, सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी मैं लेके आया हूँ। हाँ। आपने कहा ये वाला सॉफ्ट इसमें इस कंप्यूटर में मत डालो जी, ये कंप्यूटर तो ख़राब हो गया आजकल, अब इस पर डाल दो जी। तो ये समझो कि आई ब्रिंग सॉफ्टवेयर ओनली, और हार्डवेयर कोई भी हो सकता है। ये इस तरह की कहानी है, समझ लो। लेकिन मेरे जीवन के जो दुख सुख हैं, अगर मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ। मेरा कोई व्यूअर इस समय आपको देख रहा है, हाँ। वो बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा है, उसको नौकरी में खुशी नहीं मिल रही, घर पे खुशी नहीं मिल रही, तो ये जीवन में जो दुख हैं और जीवन के जो सुख हैं वो भी क्या पिछले जन्म से आ रहे हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर, देखो किसी भी जीवन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हम किस समाज में, किस देश में, किस परिवार में हम पैदा होते हैं, उसके भी नियम काम करते हैं। देखिए हम कभी भी एक बात ध्यान रखना, हम कभी अपने अकेले के कर्म नहीं भोगते। मैं अकेला हूँ, जंगल में चला जाऊँ, क्या कर्म फल भोगूंगा? कोई है ही नहीं, समाज भी नहीं है, परिवार भी नहीं, मान लो, ठीक है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ मैं शादी करूँगा, शादी करती पति या पत्नी आ गई, अब उसके कर्म फल मुझे जोड़ने पड़ेंगे, इस जन्म के नहीं, हज़ारों जन्मों की जो लेकर आई है वो मुझे सारे जन्मों के फल जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बढ़िया एनसाइक्लोपीडिया अपने आप में, कई जन्मों का, ठीक है। और फिर आपने कहा बच्चे चाहिए दी, कितने? 1 2 4 10, जितने बच्चे आपने डिमांड किए आपको उसके भी कर्म फल भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी कई जन्मों का संस्कार लेकर आपके साथ जुड़ेगा, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं जी मुझे समाज चुना है जी, कौन सा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कौन सा, अब उसके समाज के जो नियम हैं वो आप पे लागू होंगे, मतलब आप उसको पसंद करोगे समाज को, ठीक है। फिर आपने कहा देश चाहिए जी, कौन सा, मुस्लिम देश चाहिए, इंडियन चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, कौन सा देश चाहिए जी, अब उसके जो फ़ायदे नुकसान देश के होते हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे, मान लो ऐसे। तो होता क्या है, मतलब द मोर वी मेक चॉइसेस और वी चूज़, मतलब हम कोई भी चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसके भी फ़ायदे नुकसान हमारे साथ जुड़ेंगे ही। तो अब एक व्यक्ति जो आज मतलब पैसा नहीं कमा पा रहा है, या नौकरी नहीं मिल पा रही है, या उसको रिस्क लेने की आदत नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है अपने काम में, मान लो। देखिए आपने कभी नोट किया होगा, जैसे आपने भी कई स्टाफ आपने महसूस किए होंगे आपके जीवन में, कि कई स्टाफ विदाउट एनी कोई किसी प्रकार के समझ के वो ऑनेस्टी है, नेचुरली ऑनेस्ट है। अब उनको कितना भी डिसऑनेस्ट करने की कोशिश करो तो नहीं होते वो लोग। हाँ। कौन है इसके पीछे? वो क्यों डिसऑनेस्ट नहीं हो रहा है भाई, और बाकी दूसरे डिसऑनेस्ट कैसे हो रहे हैं भाई, है ना। कई लोग बड़े डिसिप्लिन्ड आपको लगते हैं, बड़े टाइम के वो होते हैं, वो पाबंद होते हैं। हाँ। तो ये सब जितने भी गुण आप जो देखते हो ना, कई लोग बिजनेस में रिस्क लेने की आदत डालते हैं और कई लोग बिल्कुल नहीं लेते। कई लोग पैदाइशी सकारात्मक होते हैं, कई लोग पैदाइशी नकारात्मक होते हैं, वो नेगेटिव बातें ही करते हैं जनरली। अब देखिए
आज आप भी अगर कोई पॉजिटिव बातें सोचती हैं तो आपको किसी ने सिखाया नहीं एक्चुअली। आपको लगता है कि मेरी माँ बड़ी टेढ़ी बोलती थी, नेगेटिव बोलती, फिर भी मैं उसको समझाती थी, अरे ऐसा मत बोलो माँ, पॉजिटिव रहो। तो ये उल्टा मैं मेरी माँ को समझाती थी, ऐसा होता है ना। तो मतलब ये आपको किसने सिखाया भाई? आपकी माँ ने तो सिखाया नहीं आपको। तो होता क्या मालूम है, हम ऑलरेडी बहुत सारे ब्लूप्रिंट जो है ना अपने अंदर लेके आ चुके होते हैं। अगर इसको समझना है अच्छी तरह से, तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके हाथों की रेखाएं बिल्कुल बनी बनाई उसके हाथ में दिखती है पूरी, है ना। हाँ। तो अगर उस बच्चे के कुछ महीनों के बाद, जब थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए, 1-2 साल के बाद, अगर आप उसके फिंगरप्रिंट लें तो 10 फिंगरप्रिंट में, क्योंकि ये ब्रेन का जो फिंगरप्रिंट है ना, ये आपका ब्रेन एरिया का रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर। एक्यूप्रेशर के पॉइंट में भी यहाँ पे दबाया जाता है। जब एक्यूप्रेशर में ना, या ब्रेन का पॉइंट है ये। हाँ। इसको मसाज करते हैं तो ब्रेन को फ़ायदा पहुँचता है, ये समझ। वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में होता है। तो ये हमारे ब्रेन के पॉइंट्स है। तो इसमें क्या होता है कि आप इस फिंगरप्रिंट का अगर आप अध्ययन करें, आज तो साइंटिफिक अध्ययन है इसका, तो आप एग्जैक्टली क्या माइंडसेट, क्या आप ऑडिटरी है, विजनरी है, काइनेस्थेटिक है, आपका जो भी नेचर होगा ना, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा है कि आप आर्टिस्टिक नेचर की है, हर चीज़ आपकी इस ब्लूप्रिंट में 100% आ जाएगी उसके अंदर, पूरी एग्जैक्टली व्हाट यू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसने बनाया भाई ये? अच्छा, हाथ की रेखाएं अगर अब देखा जाए, मैं भी थोड़ा पामिस्ट्री का शौक रखता हूँ, तो हाथों में रेखाएं बनी हुई है। तो भाई किसी के शार्प ब्रेन बताती है, कोई इमेजिनेटिव ब्रेन बता रहा है, किसी के माउंट्स में गुरु पर्वत अच्छा है तो वो लीडर टाइप बनेगा, तो क्योंकि वो ऑलरेडी लेके आ चुका है वो क्वालिटी। तो अब ये फिंगर इस नेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, आर्टिस्टिक नेल्स होते हैं, डिसिप्लिन्ड एकदम परफेक्शनिस्ट टाइप के नेल की क्वालिटी होती है। तो ये जो पामिस्ट्री में भी हम क्या देखते हैं कि ही इज़ ऑलरेडी बोर्न विथ हिज इनबॉर्न क्वालिटीज़। तो आप तो ज़बरदस्ती ऐसा सोचते हो कि इसको कोई बाहर से आके बनाएगा, कभी नहीं। बाहर के इन्फ्लुएंसेस थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन आप खिलोगे अल्टीमेटली अपने ही स्वरूप में, जिसके लिए आप डिज़ाइंड हो, जो आप ऑलरेडी लेके आ चुके हो, समझे ना। हाँ। तो पामिस्ट्री और फिंगरप्रिंट्स, ये दो साइंस बहुत ही परफेक्ट साइंस है। क्यों? हर एक के हाथों की रेखाएं अलग अलग है, हर एक के ब्लूप्रिंट भी अलग अलग है, ये सारे फिंगरप्रिंट भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकती हो कि वो कई जन्मों से वो जो ऑलरेडी अर्न करता हुआ आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली क्या अर्न करके आया वो और कोई बताए ना बताएं, आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके हाथों की रेखाएं बता सकती है। और इवन आपका चेहरा भी बता रहा हूँ मैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा, अगर उसने पहले बहुत किसी फील्ड में बहुत काम किया है, ज्ञान अर्जित किया है मान लो, तो आप देखना कि जब वो पैदा होगा ना, तो उसका ब्रेन, उसका जो ये जो आप देखते हैं ना, ये जो इसको फॉरहेड बोलते हैं। हाँ। ये थोड़ा चौड़ा होगा, बड़ा होगा उसका। फ्रंट जो होता है ना, हाँ। वो हमेशा थोड़ा बड़ा होता है उसका, फोरहेड बड़ा होता है उसका। कईयों की नाक आपने देखी होगी, जो बड़े बड़े दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग रहे ना, जो हायर लेवल पे रिच या बड़े फिलोसोफर हुए हैं, आप देखना उनकी नाक जो है ना थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है ऐसे। कान उनके बड़े बड़े होते हैं कई लोगों के ऐसे। तो ये जो हम ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर भी लेकर पैदा होते हैं ना, तो ये भी अपने आप में कोई भी जैसे बोलता है ना, देख के बता सकता है कि यार ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा बोलते हैं ना, इस तरह से। तो ये स्वाभाविक है बिल्कुल भी। क्यों? देखिए ये क्यों बनता मालूम है, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसी बॉडी में मुझे शेप में आना पड़ा। अभी देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। आज मैं जो मैं बातें आप सब लोगों को बताता हूँ ना, वो कुछ प्रेजेंट लाइफ का तो अनुभव तो है ही है, क्योंकि काम किया है मैंने। लेकिन जब मैं कई बार जवाब देता हूँ और क्वेश्चन करते हो ना, तो मुझे खुद को नहीं मालूम कि हाउ आई आंसर दिस क्वेश्चन। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरे अंदर कई जन्मों की जो अर्निंग्स है मेरी ज्ञान की, वो मेरे अंदर ऑलरेडी है, मेरे ब्लूप्रिंट में है, मेरे अंदर कहीं अनकॉन्शियस माइंड में है। वो आप क्वेश्चन करते हैं ना, वो सडनली क्लिक करके उस वहाँ से उठा लेती है फाइल को, समझे ना, ऐसे होता है। तो इसीलिए वॉट एवर टुडे आई एम नॉट फ्रॉम टुडे ओनली, आई एम ए बाय प्रोडक्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माई
पास्ट लाइफ एंड हंड्रेड्स ऑफ माई संस्कारा, जो समझ लें मैं आज उसका बाय प्रोडक्ट हूँ। तो एवरी पर्सन इज जस्ट फ्लावरिंग इन हिज ओन फ्रेग्रेंस। सो आप कह नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों, गुलाब लाल क्यों, मोगरा सफ़ेद क्यों, यू कांट आस्क। क्योंकि आपने एक नहीं हज़ारों लोगों को आप उनकी पास्ट लाइफ में लेके जा चुके हैं। हमने जब पिछली बार बात की थी तब से अभी 1.25 साल बीत चुके हैं, तो आई एम श्योर ये नंबर्स भी थोड़े बढ़ गए होंगे। बहुत बढ़ गए, 47,000 हो गए अब तो। 47,000 लोगों को आप उनकी पास्ट लाइफ दिखा चुके हैं। हाँ सर ने पिछली बार मुझे वीडियोस भी दिखाए थे, क्योंकि सर आपको खुद आपकी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। वो नहीं बताते आप पिछले जन्म में क्या थे, हम खुद अपने पिछले जन्म में जाते हैं और हम देखते हैं हम पिछले जन्म में क्या थे। तो अब तक 47,000 लोगों को आप पिछले जन्म में ले जा चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो आप। अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें मुझे ये बताया गया कि हमारा जो स्पाउस होता है, चाहे पति या पत्नी, वो हमारा पिछले जन्म का दुश्मन होता है। ऐसी बहुत सी रील्स आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी जो ये क्लेम करती हैं कि हमारा जो भी जीवन साथी है वो पिछले जन्म का दुश्मन है। अब क्योंकि 47,000 लोगों के पिछले जन्म में उनका जीवन साथी कौन था ये तो आपको मालूम है, मैं ये मान के चलती हूँ। आपने खुद भी, सर ने पिछले पॉडकास्ट में हमें उनकी वाइफ के बारे में भी क्योंकि बताया है, तो मैं ये जानती हूँ कि उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप उनके पहले जन्म में क्या थे। तो मुझे आप ये बताइए कि आज मेरा जो पति है या व्यूवर जो जानना चाहता है उनकी जो पत्नी है वो क्या वाकई उनके पिछले जन्म के दुश्मन है? नहीं, देखिए ये इसमें मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि लोग है ना किताबें पढ़ लेते होंगे, कहीं और कोई दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन जानकारी कहीं से प्राप्त कर ली होगी, मालूम होता ना। तो अधिकतर लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं ना, वो स्वयं के अनुभव से ज़्यादा कई बार शास्त्र से या किताबों से जो पढ़ाया होता है ना, वो ज्ञान से उस आधार पर कंक्लूजन कर रहे होते हैं। हो सकता है वो इस तरह के लोग हों, ठीक है। जो अनुभव रियल में जाएगा ना, वो कभी भी इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये देखो, किसी ने किस भावना से बोला, क्या सोच के बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, पर ये मेरे अनुभव में ये बिल्कुल 100% गलत है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दुश्मन हस्बैंड जो है दुश्मन होता है, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, पहली बात क्या मालूम है, यूनिवर्स को क्या मालूम कि पति पत्नी क्या होते हैं? यूनिवर्स नेवर रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप। अच्छा, यूनिवर्स को क्या मालूम? देखिए, अगर यूनिवर्स रिलेशनशिप को पहचानता तो वो उस पैदा होने के पहले उसको वो डिसाइड कर सकता था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। पिछले जन्म की पत्नी आपकी इस जन्म में माँ बन के आ जाती है, आपका हस्बैंड आपका बेटा बन के आ जाता है, आपका बेटा अगले जन्म में आपका बाप बन के आता है, आपका दोस्त जो है वो आपकी पत्नी बन के आ जाती है, जो आपका गहरा दोस्त था वो पत्नी बन जाती है। तो सवाल पैदा क्या होता है, वाई ये क्यों भाई, जन्मों में ऐसे डिफरेंसेस क्यों भाई? लेकिन होते सब जानने वाले ही हैं। नहीं, मतलब जानने वाले सब नहीं होते। अब देखिए, पास्ट लाइफ का नियम क्या मालूम है? देखिए, पहली बात तो जो आपने क्वेश्चन किया ना कि क्या पति पत्नी आपस में दुश्मन होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। पर हाँ, अगर आपने पत्नी के साथ दुराचार यानी कि अत्याचार किया है और यहाँ पत्नी ने पति के साथ कुछ दुराचार या गलत कुछ किया है, तो उसका घाव या हर्ट उसके जो सोल पे रहता है, तो उसके कारण वो इस जन्म में आकर उस चीज़ का जो है वो रिलीज़ करेगा या उसको वापस दोबारा बदला लेगा। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरे पास में एक नोएडा से कोई कॉर्पोरेट महिला, एक लड़की आई थी, जिसके हस्बैंड के साथ 25 साल शादी के हो गए उसके। तो वो कम से कम 25 बार तलाक की बात कर चुके हैं यूँ। लेकिन वो कहती है कि लेकिन हम दे नहीं पाते आपस में, क्योंकि हस्बैंड जो है ना बार बार तलाक की बात करता है और हम झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर दोबारा नॉर्मल जाते हैं। फिर वो हस्बैंड माफ़ी भी मांग लेता है, वो कहता पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो व्हाई आई बिहेव लाइक दिस, वो यूँ बोलता है। तो फिर मैं नॉर्मल जाती हूँ वापस। तो वो कहती है मुझे जानना है कि इसका गड़बड़ क्या है, ये ऐसा करता है क्यों मेरे साथ, क्यों वाई ही बिहेव बैडली लाइक दिस। तो पिछले जन्म में जाकर क्या देखा कि वो जो हस्बैंड है उसका वो ये 18 साल की लड़की थी और ये 25 साल का लड़का थी। जो वाइफ है पिछले जन्म में लड़का थी 25 साल का,
ये 18 साल की लड़की थी, इसने इसका रेप किया था लड़के ने, और रेप करके इसको छोड़ के भाग गया था। तो उसका जो हर्ट, देखिए क्या होता है जब उसके अंदर वो, अब देखिए ये इम्प्रिंट उसके सबकॉन्शियस में जो रहता है ना, जो 24 घंटे जिसने आपके साथ गलत किया, अब बार बार उसके बारे में सोचोगे ना, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो तो आपके ऑरा में वो इम्प्रिंट तो आएगी ना। मतलब वो कितनी बार रिपीटेशन होता है, देखिए कम रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी देखिए अभी कई लोग कॉलेज में फ्रेंडली होते हैं, आपस में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, पर वो लड़की इतना डीपली माइंड में लेती भी नहीं कि उसने गलत किया मेरे साथ, लड़का भी लेता नहीं, वो कैजुअल लेके छोड़ देते हैं, तो उनके माइंड में वो फ्रीक्वेंसी नहीं डेवलप हुई। पर एक को जब तकलीफ पहुंची, वो रात दिन सोचती रही उसके बारे में, उसके माइंड में उसकी पिक्चर रही, तो वो फिर अगले जन्म में आपके पास कहीं से भी पहुंच जाएगी। और वो फिर इन दो, देखो ना, ये कहीं का लड़का, वो लड़की कहीं की, दोनों कहीं ना कहीं आके मिले, और मिले अब हस्बैंड अनकॉन्शियसली वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, पर वो खुद भी दुखी है। वो कहता पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन लड़की को पता चला कि मेरी प्रॉब्लम थी, उस दिन से लड़की का पूरा दिमाग पलट गया, और वो आज हस्बैंड के सामने बिल्कुल नॉर्मल होकर, वो उसको ऐसा लगा कि आई मस्ट नो लव एंड सर्व माई हस्बैंड बिकॉज मैंने उसको मिसयूज़ किया है। अब देखो ना, वैसे वो लड़की को कितना भी उपदेश देते हैं ना, बदल जा ठीक, तो हस्बैंड के साथ ऐसा मत कर प्लीज़, वो नहीं बदलती। लेकिन एक पास्ट लाइफ में जाकर जब उसने सच्चाई को देख ली, तो आज उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया, एंड नाउ दे आर वेरी वेरी हैप्पीली लिविंग। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। क्यों? नहीं तो वो झगड़ा 25 साल से चला ही जा रहा था। तो होता क्या मालूम है, ये जो आप कहते हैं ना कि हस्बैंड, तो ये कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है, सारे केसेस में नहीं होता। देखिए जो यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ लव और घृणा, ये दो ही चीज़ रिकॉग्निशन करती है, और कोई रिलेशन नहीं जानती कुदरत। बाप बेटा, माँ बेटा, पति पत्नी, दोस्त दोस्त, बाप बेट, जो भी ऐसे, तो यानी तो इवन आप और कुत्ता, जानवर भी, तो लव रिकॉग्निशन होता है। तो कुदरत में क्या होता है, देखिए लव रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, आप जब किसी के साथ प्यार में रहते हो, तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते भी थे हो ना। हाँ। तो उसके संस्कार बनते, मतलब सीधा हिसाब क्या है, मैं कितनी बार रिपीटेशन करता हूँ किसी के बारे में, तो एक रिपीटेशन एक फ्रीक्वेंसी, 1,00,000 बार रिपीटेशन किया तो 1,00,000 फ्रीक्वेंसी। हाँ, मान लो। हाँ। तो वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर मेरी अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब मैं एनर्जी क्रिएट करता हूँ मेरे ऑरा में। तो अब जब मैं पैदा होता हूँ, तो मैं वो लव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो वापस मुझे उसके पास लेके जाएगी। मैं प्यार ही करूँगा, लेकिन मेरा प्यार करने का जो रिलेशनशिप है वो बदल सकता है। मैं, हो सकता है मेरी वाइफ मेरे इस जन्म में मेरी बेटी बन के आ जाए, और मैं बेटी को इतना केयर करूँगा जो मैं वाइफ की केयर करता था एक ज़माने में, तो मैं वापस उसको रिवर्स तो करूँगा। या मेरी पत्नी पिछले जन्म की मेरी माँ बन के आ जाएगी, और वो माँ मेरी बहुत केयर करेगी, ऐसे सन मैं उसका बेटा बन के आ गया, मान लो ऐसे। तो मतलब लव ऑलवेज रिमेन। अच्छा, ये हम देखते भी हैं, बहुत से पति ऐसे होते हैं ना, जो अपनी वाइफ की ऐसे टेक केयर करते हैं जैसे वो उनकी बेटी हो। हाँ देखो, पर अगर आप जाके देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म में वो किसी न किसी एक बड़े लवफुल रिलेशंस में रहे हैं, वो तभी उनके अंदर वो भाव आता है। आप समझे ना। अच्छा, कई जगहों पे मैंने देखा कि बहुत हेट्रेड और नफरत होती है, और कोई कारण भी नहीं है, तो वो जैसे किसी की टेढ़ी सासू मिली, उसके ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, तो वो बहू जो है ना, वो कहती क्यों ऐसी सास मिली, मैं तंग आ गई हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो पता चलता है कि नहीं, वो सास जो थी, उसके पिछले जन्म में उसने चीटिंग करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली थी इस बहू रानी ने पिछले जन्म में। तो इसके कारण उसके अंदर वो आग लगी हुई थी, वो दर्द था कि इसने मुझे लूट लिया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह के। तो ये जो हेट्रेड के भाव यानी तो प्यार के भाव, ये दो भाव जो है ना हमेशा रिटेन होते हैं, और अगले जन्म में जाकर इसके लाभ और हानि दोनों मिलते हैं यूँ। इसीलिए
रिलेशनशिप कोई पति पत्नी का हो तो ऐसे गलत होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है ऐसे। हाँ, आपकी बात सुन के मुझे दो चीज़ जो समझ में आई वो मैं व्यूवर के साथ शेयर करूंगी, और आपको कुछ अलग समझ में आया तो आप मुझे वो बताइए। पहले आपने कहा कि कितनी बार हम किसी का नाम सोच रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी। हाँ जी। शायद यही वजह थी कि हमें हमेशा से कहा गया है कि राम का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, मंत्र जपो, 108 बार जपो, क्योंकि भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति उसकी फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, यूं सही बात है। और दूसरा जो आपने कहा कि ये जो रिलेशनशिप ऐसे चल रहे हैं कि पिछले जन्म में मैंने बुरा किया था तो अब इस जन्म में वही इंसान आकर के और मुझे दुख दे रहा है। वो जो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। तो वो इस जन्म में नहीं मिलती है तो अगले जन्म में मिलती है। जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल। तो मतलब हमारे साथ जो दुख हो रहा है या जो हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, उसमें पिछले जन्म का रोल है हमारा। देखिए मज़ेदार बात क्या मालूम है, इफ़ यू आपने अगर संसार को दिया है ना, तो आप जब अगला जन्म लोगे ना, तो आपको सबसे बड़ी हैरानी क्या होगी मालूम है, आपके आसपास आपको बहुत सपोर्टर, मदद करने वाले, फाइनेंस देने वाले, आपको उठाने वाले, आपको लगेगा पता नहीं ये कहाँ से आया यार, ये क्यों मेरी इतनी मदद कर रहा है, क्यों मुझे इतना चढ़ा रहा है, सब बोलते हैं ना। ये एक्चुअल में किसी भी जीवन में तभी आते हैं जब आपने ऐसा कर्म पिछले जन्मों में किया हुआ होता है, नहीं तो नहीं आते, बता रहा हूँ। देखिए मेरे भी देखिए पिछले जन्म में चूँकि मैं भी थोड़ी स्पिरिचुअल फील्ड में ही था और मैंने कई लोगों की सेवा भी की है, तो मेरे इस जन्म में ना जैसे बोलते हैं ना कैटलिस्ट, बीच में आए, उठाया, मुझे ऐसे धक्का मारा ऊपर और गायब हो गए, फिर ज़िंदगी में पलट के दिखे भी नहीं वापस कभी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसे 25 लोग मेरे जीवन में आए होंगे अब तक। हम कहते भी हैं पिछले जन्म का कोई कर्म तो हम क्या बोलते, पता नहीं यार ये क्यों आया, कैसे आया, इसको क्या पड़ी थी, कोई मतलब भी नहीं था इसको, बोलते हैं ना मेरे से कोई स्वार्थ भी पूरा नहीं करना था, पर वाई ही हेल्प्ड मी आई डोंट नो, ऐसे बोलते हैं ना ऐसे। और इवन मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरी डॉक्टरी पढ़ाई करनी थी ना, तो मेरे पास उस समय गरीब था तो पैसे भी नहीं थे मेरे पास में, तो एक मुंबई में एक बिजनेसमैन अचानक मिला और उसको एक दो कुछ ट्रीटमेंट दिए थे मैंने। उसके बाद वो मेरा ऐसा दीवाना हुआ, उसने कहा जाओ शर्मा जी, आपको जो पढ़ना पढ़ो, मैं आपको दूंगा पैसा, जाओ। अब मैं आज वो नहीं करता, ऐसा करता तो मैं नहीं पढ़ पाता शायद। तो ये आया कहाँ से, इतने बिजनेसमैन ने कोई पहचानते तक भी नहीं है, उसके बावजूद मदद कर रहा है। तो ये जो आपको बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड जो मदद मिलती है ना लाइफ में, ये सब आपके पुण्य कर्मों से मिलती है। गलत, देखिए मैं एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर आए थे मेरे यहाँ पे पास्ट लाइफ के लिए, तो उन्होंने पिछले जन्म में क्या देखा कि उनका है ना एक डॉगी था जो बहुत उनके परिवार में पिछले जन्म में उनके साथ में था, और वो मर गया तो उनको बहुत दुख हुआ। बल्कि यूँ समझो कि उन्होंने उसको है ना जैसे प्रॉपर मज़ार वजार बना के पूरे घर में उसकी, मतलब इतना प्यार था उसके साथ, वो बहुत केयर की उन्होंने कुत्ते की पिछले जन्म में। तो उसका नाम उन्होंने कुछ रोमी पता नहीं क्या नाम बताया था। तो मैंने उनको कैजुअली पूछ लिया ऐसे ही, क्योंकि उनके वाइफ इस जन्म में वापस आई हुई है, तो मैंने उनको कैजुअली पूछा कि देखो तुम तो कुत्ते को इतना प्यार करते थे, तो क्या तुम्हारा वो कुत्ता इस जन्म में तुम्हारे आसपास कहीं आया हुआ है? तो कुछ सेकंड रुकने के बाद में क्या बोलते हैं, अरे ये तो रामपाल मेरा ऑफिस का पियोन, वो ये तो है। बोले इतनी मेरी केयर करता है, मेरे को इतना मेरे को प्यार करता है, ये रामपाल ही तो है, बोले जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं हैरान हो गया कि यानी कि वो कुत्ता भी इस जन्म में वापस मनुष्य अवतार में आकर इनके ऑफिस में चला गया। आप ज़रा सोचो। तो वो कहते हैं कि वो रामपाल जो है, बोले कि जो मेरे पास में लगा, मैंने चुना, बोले जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे तो मैंने उसको रखा, मुझे उसको देख के आकर्षण आया, और उसके बाद में वो बोले मेरी माँ की तरह मेरी केयर करता है। तो वो क्यों करता है, तो बोले मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन आज मुझे समझ में आया। बोले कि एक जानवर को भी प्यार किया ना तो वो तुम्हारे काम आता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हाँ। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक रास्ते में कॉकरोच पड़ा हुआ है, मान लो बेचारा मरने जैसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको दया आ गई, आपने कॉकरोच उठा के साइड में कर दिया और उसको थोड़ा पानी डाला, उसको एक नया जीवन देने की कोशिश की, या आप हीलिंग जानते तो हीलिंग कर दी, मान लो कुछ भी कर दिया। तो वो कॉकरोच थोड़ी देर के बाद में उड़ के चल पड़ा। आपने है ना एक दया भाव क्रिएट किया ना, तो आपके अंदर से दया की फ्रीक्वेंसी निकली। वो कॉकरोच भी एक जीव है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी वाला है, उसने आपकी एनर्जी कैच की
उसके सोल के ऊपर आपके संस्कार पड़ गए। अब किसी जन्म में अगर आपको कहीं अचानक कोई तकलीफ आ गई ना, आपको लगेगा कि सडनली कोई आदमी आया और उसने मेरी मदद कर दी। तो ये मदद तब होती है जब आप छोटे से छोटे एक चींटी को भी, आज हम तकलीफ में होते तो क्यों ज्योतिष पंडित कहते हैं कि चींटियों को दाना डालो, क्यों? तुम्हारे वो संस्कार बनेंगे भाई। मछलियों को दाना डालो, गाय को घास खिलाओ, ये सब क्या है? एक प्रकार के दया करुणा प्रेम को विकसित करोगे तो आएगा ना भाई। तुम तो गलत चीज़ें विकसित करते रहे। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ें जीवन में घट रही होती है तो हम अपोजिट करने को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो सवाल क्या होता मालूम है, एक एक जीव को जो सताया गया या प्यार किया गया, वो आपके अगले जीवन में आपको उसका भुगतान अच्छा बुरा रूप में करना ही पड़ेगा। बस ये सबको समझना चाहिए। तो इससे ये तो पता चलता ही है कि हमें अच्छा ही करना है, उसका फल फिर आपको किसी को उपकार नहीं कर रहे हो आप अच्छा करके आप किसी को उपकार नहीं कर रहे हो। आप अपने घर में गुलाब के फूल खिला रहे हो। अगर आपने घर खरीदा है, हाँ। और घर में आप अगर बहुत अच्छा बगीचा बना रहे हो और फुलवारी डेवलप कर रहे हो, तो इसमें कोई दूसरे का कोई लेन देन नहीं है। इट इज़ तुम अपने मज़े के लिए, अपने पसंद के लिए तो तुम्हारे घर में कोई आए तो उनको अच्छा लगे, तुम इसलिए बना रहे हो। तो याद रखना, ये बॉडी तुम्हारा घर है, ये मन तुम्हारा घर है। अगर अच्छे फुलवारी सुगंध वाली चीज़ें रखनी तो रखो, और सड़ने वाली चीज़ें रखनी तो सड़ने वाली रखो भाई। मतलब इट इज़ योर होम। बहुत बढ़िया। हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, हम वो अपने लिए अच्छा या बुरा कर रहे हैं। नेचुरल बात है। बहुत शानदार। मेरा घर है भाई, मैं कैसे घर को रखूँ, मेरी मर्जी है। आज अगर देखो, मैं अगर कोई आदमी विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मैं उसको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ, हे भगवान सबको भी ऐसे ही विकसित कर, सबको ऐसे ही बढ़ा आगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको आगे देखकर। और एक होता है तो वो आपके अंदर जो संस्कार पैदा कर रही है वो आपके घर में हो रहा है। वो आदमी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इससे कोई आपको लेन देन नहीं है। आप तो अच्छी भावना कर रहे हो ना उसके प्रति। आपके अंदर, आपके घर में गुलाब के फूल विकसित होने शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही आपने ईर्ष्या पैदा की, ये साला इतना साला कुछ करता तो है नहीं, इतना आगे बढ़ गया साला बेकार में, इसके मान लो आपके अंदर जलन पैदा हो गई, यू आर किलिंग यूर सेल्फ। आप अपने घर में कांटे पैदा कर रही हैं, आप संस्कार आपके पड़ रहे हैं। क्योंकि भाई जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, टेप रिकॉर्डर तो मेरा है ना। देखिए, ये लोग नहीं जानते कि जो लोग कहते हैं ना कि मरते वक्त चित्रगुप्त आपके सारे हिसाब किताब रखता है, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि चित्रगुप्त जो है ना, वो कोई आसमान में यमराज का बैठा हुआ अकाउंटेंट नहीं है। बताया तो ऐसे ही जाता है। नहीं देखिए, चित्रगुप्त का मतलब क्या, चित्र यानी कि विजन्स, जो चित्र यानी कि विजन जो होती है उसको हम चित्र बोलते हैं, ठीक है। और गुप्त का मतलब क्या है, जो सीक्रेट, जो इनविजिबल विजन्स। एक्चुअली चित्रगुप्त का मतलब क्या मालूम है, इनविजिबल लेवल पर जो वाइब्रेशन आपके आसपास चल रहे हैं उसकी एग्जैक्ट एक एक पल की रिकॉर्डिंग, जैसे सीसीटीवी कैमरा हर चीज़ पकड़ता ना, वैसे आपका ओरिजिनल चित्रगुप्त है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जो अंदर बैठा, लोग बोलते हैं ना भगवान देख रहा है बेटा। हाँ। भगवान नहीं देखता। भगवान तो सो गया नियम बना के, उसको कुछ पड़ी नहीं है। भगवान देखता तो युद्ध भी नहीं होने देता। भगवान नहीं देखता। हाँ। वो अंदर बैठा हुआ सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो देखता है सब कुछ। अभी एग्जांपल, किसी आदमी के घर गए और उसने तिजोरी खोली आपके सामने और बड़े रुपये नज़र आए, उसके पैसे, तो आपके मन में बाप रे कितना पैसा, साले के पास कितना पैसा रखा इसमें, आपने एक गलत भाव पैदा किया मान लो। तो आपने एक गलत भाव पैदा किया ना, आपने बाहर बताया नहीं उस आदमी को, लेकिन आपने खड़े खड़े अंदर सोच तो रहे थे ना। या एक स्त्री को देखा तो किसी व्यक्ति के अंदर गलत भाव आया, लेकिन अंदर उसने बोला नहीं उसको, ठीक है। तो या किसी औरत को देखा, उसने कुछ गलत ढंग के कपड़े पहने थे, या किसी आदमी ने, तो आपके अंदर एकदम एक अजीब सी इरिटेशन पैदा हो गई। तो अब आप जरा सोचो, आपने जैसे वो थॉट और भाव, इमोशन क्रिएट किया ना, पूरे सबकॉन्शियस में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। यानी कि आप एक एक मोमेंट किसके बारे में क्या सोचते हो, आप क्रिटिसाइज करते हो, आप निंदा करते हो, एक आदमी को लेके बार बार बुरा सोचते हो, कुछ भी करते हो, अच्छा सोचते हो मान लो,
तो इट इज़ वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो रहा होता है, ध्यान रखना। इसीलिए चित्रगुप्त के पास में एक एक आपके एक्शन, एक एक विचार, एक एक भाव की पूरी रिकॉर्डिंग है उसके पास। इसलिए मरते वक्त बोलते हैं ना, चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब किताब होगा। हाँ। तो एक्चुअल में मरते वक्त आपके सामने है ना, वो पूरी जिंदगी कहानी एकदम खर्र करके निकल जाती है। मतलब सब अपने आप में चित्रगुप्त हैं और सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये आपके घर का लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा है उसका तो सॉफ्टवेयर कभी फेल भी हो सकता है। आपसे आगे पुलिस बोले कि अरे 4 दिन पहले चोरी हुई, नहीं वो तो रिकॉर्डिंग हट चुकी है, लेकिन ये जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वो कभी फेल नहीं होने वाली है। इसके ऊपर आप ढक्कन भी नहीं लगा सकते। हाँ, ढक्कन भी नहीं लगा सकते। वो चोर आता है ना चोरी करने, तो सबसे पहले स्प्रे करके सीसीटीवी रोक देता है, ये नहीं रुकने वाला, वो लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल। बहुत शानदार सर। हाँ। अब मैं पिछली बार आपने जो बताया था उसको और अभी जो आपने बताया उसको कनेक्ट करके एक हाँ सवाल जी, पूछ हाँ रही जी। हूँ। आपने कहा कि हम एक शख्स का बाहरी शरीर देख के भी बता सकते हैं कुछ हद तक हाँ जी। कि पिछले जन्म में वो कैसा था, जैसे फोरहेड की बात आपने हाँ जी, बताई। हाँ जी, हाँ जी। अब पिछले जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें आपने मुझे सोनिया गांधी का उदाहरण दिया था, राहुल गांधी का उदाहरण दिया था। आपने कहा था कि हम सोनिया गांधी को सोचते हैं अरे कहाँ से उठ करके आ गई और पॉलिटिशियन बन गई, पर एक्चुअली वो पिछले जन्म में भी पॉलिटिशियन थी। और आपने लूसी हेल का नाम लिया था। हाँ जी, लूसी हेल, हाँ जी। कि वो पिछले जन्म में थी। हाँ। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि तो क्या आज के जो पॉलिटिशियन है जैसे नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं अरे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो पिछले जन्म में उनका भी काम कुछ ऐसा था कि इस जन्म में चाय वाला होने के बाद भी मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा रहा होगा? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको कि हम किसी घर में जब पैदा होते हैं ना, किसी संस्कार के अनुसार वो घर चुनाव करते हैं, फिर बाद में समय आने पर हम लोग फ्लावरिंग करते हैं, यूँ समझ एक प्रकार से, ठीक है ना। अभी देखिए अंबानी के बारे में कहा जाता कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे एक ज़माने में, तो अब ऐसा नहीं कि भाई ये तो पेट्रोल पंप वाला आदमी है यार, ऐसा थोड़ी बोलेंगे उसको। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का भी मैं एग्जांपल देखता हूँ कि मैं भी जिस परिवार से आया और मुझे अपने आप को सर्वाइव करना था, तो बॉम्बे में डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे पास कोई जगह नहीं रहने की, ना कुछ क्लिनिक थी। तो मैं अब सर्वाइवल के लिए मैंने है ना सैंडविच भी बेचे वहाँ पे, मैंने मतलब हॉलीडे इन होटल में मैंने एज ए मसाजर की तरह भी काम किया, स्विमिंग पूल इंचार्ज की तरह भी काम किया, ऐसे कुछ काम किए। तो अब मेरे को आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे ये तो मालिश वाला, अरे ये तो सैंडविच वाला, ये तो बेचने वाला। ऐसे देखो, तो मोदी जी जो है ना, वो कोई चाय बेचना उनका काम था नहीं, और न उन्होंने कोई ज़बरदस्ती पकड़ा। वो जैसे बोलता है ना, एक वो यात्रा में है ना, उनको सर्वाइवल या कुछ आगे बढ़ने के लिए वो स्टेप उठाना ज़रूरी था, बस उतना ही। तो हर व्यक्ति जीवन में है ना, जितने भी बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ सुनोगे ना, चाहे अमिताभ बच्चन भी रेडियो में जाके उन्होंने अनाउंसमेंट करते थे ना, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे ये तो अनाउंसर है यार, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति के जीवन की कहानियाँ होती है जो थोड़े दिनों के लिए होती है, तो उसका वो खाली टेम्परेरी फेजेस होते हैं लाइफ के, हर एक के लाइफ में होते हैं। ओरिजिनल जो स्वभाव होता है ना, वो टाइमली जैसे जैसे सिचुएशन और सड़क पे जाते जाएंगे ना, तो वो सड़क के अंदर वो टर्न अपने आप आते जाएंगे। अब देखिए मोदी जी जो आज ऐसे लोगों को लगता है कि आज इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर दुनिया में, एक प्रकार से देखा जाए तो ही इज़ फेवरेट ऑफ एवरी पॉलिटिशियन, ठीक है ना। तो कारण क्या मालूम है उनके, देखिए मैं तो वैसे कैजुअली कभी कभार मैं रिसर्च करता हूँ, वरना मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है रिसर्च, पर अभी तक कम से कम 25-30 लोगों को मैंने पूछा होगा मोदी जी के बारे में, तो सब ने क्या बताया मालूम है कि वो एक जन्म में तो वो मंदिर में कहीं खाली भक्ति भावी करते थे और ऐसे फ़कीर की तरह रहते थे, और बच्चे जो होते थे ना, जो गरीब बच्चे, उनको मतलब मदद करते थे, गरीब बच्चों को उनकी सेवा करना, उनके लिए उनको खाना देना, अपना खाना भी आ जाए तो उसको दे देना, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनकी वो नेचर थी उस समय पर। तो मतलब जैसे बोलते हैं भक्ति, एक तो भगवान की भक्ति, एक खास करके शंकर की भक्ति थी, और जो शंकर का मंदिर था, मतलब किसी ने पूछा तो। और बाद में एक और जन्म में किसी ने बताया मुझे कि वो एक आश्रम के अंदर साधुओं की सेवा करते थे, जंगल में थे और आश्रम में साधुओं की सेवा करते थे, और वहाँ पर ऐसे सेवक की तरह थे, झाड़ू लगाना, पोंछा मारना, उनको खाना बनाना, उनका सेवा करना, यही उनका काम था उस समय। तो उस साधुओं की जो आत्मा का जो दुआएं हैं ना कि जा बेटा तेरा तू जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, तेरा बहुत कल्याण होगा, तू बहुत ऊंचा उठेगा, मतलब भगवान तेरा खूब भला करे, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो
दिल से निकले हुए आशीर्वाद होते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, ये फलित होते हैं, माँ बाप के भी, पब्लिक के भी और गुरुओं के भी। तो आज उनके जीवन में ये आशीर्वाद, ये भक्ति, ये सेवा जो उन्होंने दुनिया को दी, वो वापस रिवर्स हो रही है उनके साथ में, ये समझ लें। तो आज देखिए ना, देखिए दुनिया में कोई भी आदमी जिस लेवल पे पहुंचता है ना, आप देखो अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, वो एक गरीब घर में पैदा होकर पेपर फेंकते थे घरों में। तो आप ज़रा सोचो कि उसको क्या मालूम था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा या मैं ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करूंगा, उनको खुद को नहीं मालूम था। लेकिन क्या होता है कि ये सब टेम्परेरी तकलीफ़ों को बोलते हैं ना, खाली ऐसे मैनेज करने के लिए हम तरह तरह के काम करते हैं, वरना समय आने पर हम अपने असली स्वभाव में खिलने लग जाते हैं जब वो टाइम आता है। तो ये सबके साथ होता है। हाँ, ये समझ लें। अब्दुल कलाम का आपने जिक्र किया, पिछले पॉडकास्ट में सर ने हमें बताया था कि अब्दुल कलाम उनके पिछले जीवन में टीपू सुल्तान थे। उनके पिताजी सारा भाई हैदर अली जो थे वो सारा भाई है। हैदर अली जो थे वो उनके पिताजी थे, वो सारा भाई थे इस जन्म में। हालांकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अगर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो पिछला पॉडकास्ट भी आपने ज़रूर देखा हाँ, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इन केस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस पॉडकास्ट का लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब सर मुझे ये बताइए, आपने राहुल गांधी के लिए ये कहा था कि वो भी सोनिया गांधी के फादर थे, फादर है ना, सोनिया गांधी के पिता राहुल गांधी पिछले जन्म हाँ में जी, थे। हाँ जी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का इस जन्म में शादी नहीं करना, हाँ। सलमान खान का इस जन्म में शादी नहीं करना। अब मुझे अगली बार फासले में मैं इसके ऊपर काम करूंगा अभी। मैंने कभी नहीं, पूछा तो नहीं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अविवाहित हैं। हाँ। इन बड़े लोगों का नाम तो मैं इसलिए ले रही हूँ सर, क्योंकि लोग रिलेट कर पाएंगे जब मैं कहूँगी राहुल गांधी ने शादी नहीं की। हाँ। एक समय में जो भी उनका इंटरव्यू लेता था उनसे यही सवाल पूछता था, सलमान खान से तो लोग आज भी पूछते हैं। हाँ जी। तो ये जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, जिसमें बड़े लोग भी शामिल हैं, हाँ जी। तो क्या ये डिसीजन लेना कि मैं शादी नहीं करूंगा, राहुल गांधी ने लिया, सलमान खान ने लिया, तो ये उनके पिछले जन्म का कोई अनुभव है कि इस जन्म में शादी नहीं कर रहे? हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म के ना क्या क्या चीज़ें किस तरह से इस जन्म में चेंज होती बता रहा हूँ। देखिए कि अगर एक औरत को एक आदमी बहुत सताता है ना, तो वो औरत जो है ना बार बार है ना 24 घंटे एक ही डायलॉग अपने अंदर क्या बोलते हैं मालूम है, भगवान कभी किसी को औरत ना बनाए, ऐसे आता है डायलॉग आता है ना। बिल्कुल सर। तो ये डायलॉग जो आते हैं ना जिस औरत के दिमाग में, तो मैं हैरान होकर देखता हूँ उनको जब आगे जन्म में लेके जाता हूँ भविष्य में, शी इज़ ए मेल, वो मेल हो गई है। तो होता क्या है कि ये मेल क्यों बन गई, क्योंकि उसको मेल बनने की तीव्र इच्छा थी अंदर से, तो वो मेल फिर वो मेल की तरफ चली गई, समझे ऐसे। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर पिछले जन्म में उसको शादी के लेकर गलत वो माइंड में उसको कोई प्रॉब्लम्स आई है, कुछ जीवन में कुछ गलत हुआ उसके साथ शादी को लेकर, तो शादी के प्रति है ना उनके अंदर जो है ना एक नेगेटिविटी फीलिंग आ जाती है, वो शादी नहीं करना चाहते कि शादी नहीं करूँगा सारा ज़िंदगी में कभी भी, और करना मत, सबको बोलता करना मत शादी, बहुत दुखदाई है मान लो। तो वो उसके अचेतन मन में रहता है कि मैरिज करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें एक ही कारण नहीं होता। जैसे अभी देखिए मेरे परिवार में भी एक लड़की है जो पिछले जन्म में साधु थी, एक साउथ इंडियन विश्वनाथ के नाम से। तो इस जन्म में ना उसको आध्यात्मिक इंटरेस्ट ज़्यादा है और वो इन शादीवादी परिवारों के चक्कर में उलझना नहीं चाहती। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो थोड़ी हायर लेवल पर चली गई है, सांसारिक चीज़ों में उलझना नहीं चाहती। तो उसका पीछे से जन्म से वो आ रहा है, इसलिए शादी नहीं कर रही है। तो अब सलमान खान और इनमें तो ये तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है नहीं, तो इनके अंदर अच्छा कई बार क्या होता है, हम अकेले रहने के आदी हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई दूसरा आ गया तो मुझे परेशानी हो जाती है। तो मैं अकेले रहने वाला शौकीन आदमी हूँ, मान लो मुझे अकेला रहना पसंद आता है। तो पिछले जन्म में ना मैंने देखा कि जो लोग अकेले रहे ना वो उनके शादी नहीं की पिछले जन्म में, तो कई बार इस जन्म में भी मैं देखता हूँ वो शादी नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में भी नहीं कर रहे हैं वो, ऐसा भी मैंने देखा है। तो कई बार क्या होता है मालूम है, उनको मैरिज जैसी चीज़ों से ना इंटरेस्ट नहीं है। एक तो ये भी कारण देखा। चौथा कारण, गे होते हैं कई बार, उनको लेडीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, या जेंट्स या लेडीज़ है तो जेंट्स में इंटरेस्ट नहीं होता।
तो ये लोग गे होते हैं जनरली। तो वो पिछले जन्म से चला आ रहा है उनके अंदर। देखिए, हम ऐसे सामाजिक दृष्टि से हम गलत कहते हैं गे को, हाँ। पर वो गलत नहीं है, ध्यान रखना। वो क्यों गलत नहीं है मालूम है? क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम कि वाई ही इज डूइंग लाइक दैट। ही हिमसेल्फ डज नॉट नो। तो वो तो समाज में उसको मेजरमेंट करता है ना, उसको गलत अच्छा बुरा। तो समाज की अपनी स्केलें होंगी, पर कुदरत के पास में अपनी स्केल है। वो कहता भैया इसको जेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था भैया, इसलिए इसको इस तरह का गे बना दिया जी हमने। तो नेचर तो ऐसे काम करती है। तो मतलब इस दुनिया में क्या होता है, तो ये जितने भी जो शादीशुदा करते हैं, शादी नहीं भी करते हैं ना, तो उनके अंदर शादी के प्रति एक भाव जो नेगेटिव आ जाता है ना, मन में दुख पैदा हो जाता है या उनको तकलीफ पहुंच जाती है, तो वो अगले जन्म में शादी करना पसंद नहीं करते। फिर ऐसा होता है क्योंकि उनके माइंड में इम्प्रिंट है उस प्रकार का कि शादी बहुत गलत चीज़ है। क्या इस विद्या के ज़रिए हम जो क्राइम हो रहा है उसके पीछे का सच भी क्या जान सकते हैं? जान सकते ये बहुत मैं कुछ जान सवाल सकते। इसलिए भी आपसे पूछूं सर, मैं व्यूअर को भी बताऊं, हम एक अगला पॉडकास्ट करने वाले हैं 5-6-8 दिन के बाद। तो उसमें जो मेरी गेस्ट हैं वो मुंबई से आ रही हैं और उन्होंने ऐसा बताया कि श्रीदेवी की मृत्यु के बाद उनका कहना है मैं नहीं गई, मैं श्रीदेवी के पास्ट में जाके या मैंने उनकी सोल से बात नहीं की, लेकिन उन लोगों ने जिनके पास उनकी फैमिली गई थी और फैमिली ने जब जा कर के पूछा तो जो बातें बताई हैं वो मैं जानती हूँ, तो कुछ हद तक मैं बता सकती हूँ। तो क्या ये संभव है कि अगर श्रीदेवी के साथ कुछ गलत हुआ और उनकी फैमिली जाके पूछे कि श्रीदेवी की मृत्यु कैसे हुई, तो वो खंगाला जा सकता है क्या? देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते रहे हैं और हम सॉल्व करते भी रहे हैं। जैसे बेंगलुरु में है ना, एक गौड़ा फैमिली है, उनके घर में उसके मतलब मोटरसाइकिल पानी में गिरी हुई मिली और वो व्यक्ति मरा हुआ मिला पानी के अंदर, ठीक है ना। तो उनकी फैमिली को डाउट था कि हमारे मतलब बच्चे भाई की मतलब किसी ने मर्डर किया जी, किसी ने मतलब उसको मार के पानी में फेंक दिया, ऐसा करके उनको शक था। तो उनको ये जानना था कि क्या वो रियल में मर्डर था या एक्सीडेंटल केस था ये। तो मैं उनके एक परिवार में किसी बच्चे को लेके गया और वो मैंने, देखिए क्या होता है, जब हमारी चेतना शरीर और माइंड से बाहर आ जाती है ना, तो देन वी आर टाइमलेस। हम फिर समय और सीमा से परे होते हैं। हम हजारों जन्म इधर किसी भी टाइम पीरियड में ना हम 1 सेकंड में जाके सब कुछ देख सकते हैं और किसी का भी देख सकते हैं। किसी का भी। देखिए क्या होता है, व्हेन यू आर अप यू आर लाइक ए सैटेलाइट, समझे ना। तो अब ऊपर से धरती में दिखता ना अफ्रीका में क्या है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में इस वक्त क्या लाइटें जल रही नहीं जल रही है, होता ना, एवरीथिंग यू कैन सी। तो ऊपर सबकी चेतना ऊपर है, सारा टाइम ऊपर है। यानी कि आप 1 सेकंड में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप 1 सेकंड में आप अपने विदेश में रहने वाली कोई जान पहचान की कोई रिश्तेदार है, आपने जैसे सोचा आपका माइंड वहाँ चला गया, 1 सेकंड में गया ना। मैं कहता हूँ नहीं आप अपने घर जाइए, 1 सेकंड में चला गया ना। मैं कहता हूँ नहीं आप अपने स्टूडियो में, जहाँ पहले काम करती थी स्टूडियो में, वहाँ जाइए, तो 1 सेकंड में चला गया। हाँ। आपने कितनी टाइम लगाई। तो द मोमेंट यू कम इन टू दैट ट्यून अप, आप ट्यूनिंग करती हो उस थॉट को ना, एग्जैक्टली उस फ्रिक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट हो जाती हो उसी वक्त। तो इसलिए अगर मैंने, देखिए अब हम कैसे कहते हैं मालूम है, जैसे उन्होंने बताया कि भाई ये 3 बजे के आसपास उसका मतलब 3 बजे के आसपास उसकी लाश मिली हमें। तो मैं उस बच्चे को लेकर गया, तो मैं उसको कैसे बोलूँगा मालूम है कि मान लीजिए वो एक टुमकुर रोड है वहाँ पे बेंगलोर में, मैंने उनको बोला जाइए अपनी चेतना को 2:30 के आसपास उस आपको मान लो 15 अगस्त से सपोज एग्जांपल, मतलब 15 अगस्त 2:30 PM जाइए, उस टाइम पीरियड में टुमकुर रोड पे जाइए और देखिए वहाँ पे मिस्टर जो गौड़ा है जिसका नाम उनका, वो देखिए वो वहाँ पे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं क्या, ऐसे पूछता हूँ पहले। तो वो क्या बोलेगा, हाँ जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे हैं अभी। अच्छा ठीक है, 2:45 के आसपास जाके देखो क्या मोटरसाइकिल पे अभी भी जा रहे हैं क्या, बोले हाँ जा रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला और 5 मिनट आगे जाके 2:50 पे जाके देखो, तो बोले नहीं उन्होंने गाड़ी रोक दी है और रोक कर उन्होंने किसी तालाब के पास रोक कर वो पेशाब कर रहे हैं बोले। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अब उसके बाद 2:55 पे जाओ, तो बोला कि उन्होंने पेशाब करके गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर उन्होंने एकदम टर्न ले लिया रोड के ऊपर। उसी समय बोले कि उसी समय एक कार आई
और एक छोटा सा टेम्पो आया और वो टेम्पो ने उसको एकदम, चूँकि गलत टर्न किया इसने, तो उसको मार के चला गया। तो जैसे उसको मारा वो एकदम मोटरसाइकिल के साथ में सीधा उछल के पानी में गिर गया। तो वो एक्सीडेंट था, इसका मर्डर नहीं था। ये एक्सीडेंट उसके कारण हुआ क्योंकि उसने सडन टर्न, उसने यू टर्न कर लिया, बोलते हैं रोड के ऊपर, और वो गलती से यू टर्न जैसे किया। तो अच्छा, फिर मैंने पूछा वो क्या हुआ उसके बाद, तो वो कहाँ गई, कहाँ रुकी, उसका वो मतलब छोटी वैन थी, बड़ी वैन थी, नंबर क्या था, ऐसे है ना। ही कैन रीड एवरीथिंग, दे कैन सी एवरीथिंग, ऐसे वो हर चीज़ जान सकते हैं। गाड़ी नंबर भी गाड़ी नंबर भी पता कर लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से जो है उस सीक्वेंस को जानने के बाद में जब पता चला कि भाई गलती तो उसी की थी और इसलिए उस गाड़ी वाले को पकड़ने का कोई सेंस तो है नहीं, क्यों उसकी। मैंने पूछा उसमें कि क्या गलती गाड़ी वाले की थी, नहीं, बोले कि उसने ब्रेक मारा उसने, लेकिन वो गाड़ी रुक नहीं पाई इसलिए वो उछल गया, बोले वहाँ से। तो इस तरह की घटनाएं जो होती है ना, जैसे अभी ये तो हो गया चलो मर्डर के केस। अभी एक हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर आए थे जिनको एक रेप केस में ना, एक छोटी बच्ची का कोई रेप केस था जो उसके पकड़ा नहीं गया कोई भी लड़का, अभी तो मतलब कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। तो कौन लड़का हो सकता है, तो उन्होंने वो जानने के लिए मेरे पास आए थे और वो उन्होंने जान करके देखा कि कोई स्लम में रहने वाला कोई एक लड़का है जो 16-17 साल का है सिर्फ, और वो उसने इसका रेप किया था करके। तो मैंने उनको पूछा कि उसको पकड़ पाओगे क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास कुछ भी। तो मैंने उनको बोला कि बाद में जाकर भविष्य में, तो बोले कि हाँ, बाद में बोले कि 1.5-2 साल के बाद में उन्होंने बताया कि एक उनका दोस्त लड़के का जो है उसने आके हमें बताया कि इस लड़के ने एक समय ऐसे ऐसे किया था, शायद झगड़ा हो गया उसके साथ। तो बोले कि वो 1.5 साल के बाद वो लड़का, उसका दोस्त आया और उसने हमें आके प्रूफ दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, तब उसके आधार पर फिर हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब मतलब मैं फ्यूचर में भी लेके जाता हूँ ना दिखाने के लिए, तो उसमें उन्होंने देखा। तो इस तरह से क्या होता है कि देखिए, ये लेटर मैं ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी, मोदी जी को, सबको लिख चुका हूँ मैं इसके बारे में, डिफेंस को भी, कि यूज़ दिस साइंस फॉर आतंकवाद, क्राइम, होने वाला क्राइम है, ऐसे सब जानने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन दे अप्रिशिएट बट दे डोंट डू एनी एक्शन। प्रॉब्लम ये है। मतलब वो क्या बोलते हैं, फंड चाहिए। एक बार तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने यूज़ किया मुझे, वो कहते हैं गवर्नमेंट फंड रिलीज़ नहीं कर रही है जी, आप कब तक अपने पैसे खर्च करके आओगे हमारे पास, क्योंकि मैं जाता था खुद उनके वहाँ पे मतलब सेवा करने के लिए। तो होता क्या है कि सरकार जो है ना, इस तरह की साइकिक साइंसेस को आप जानकर के हैरानी होंगे, आप जाके सर्च करना। CIA ने 1975-80 के आसपास में 15-20 साल तक यूरी गेलर नाम का एक साइकिक हुआ, उसको उन्होंने पूरा यूज़ किया इस सब चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसको रिमोट व्यूइंग कहते हैं, रिमोट व्यू करना, किसी भी घटना कहीं घट रही है। FBI KGB जो रशिया की थी ना, उन्होंने साइकिक लोगों को इस्तेमाल किया अमेरिका के ख़िलाफ़ में, क्या हो रहा है, कहाँ पर है, क्या पनडुब्बी है, किधर है करके सब जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसकी एक किताब है, मुझे आपको इसका एक वो भेज दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ स्लाइड, जिसका नाम है साइकिक डिटेक्टिव्स। इस किताब का, इतनी मोटी किताब है। तो उसके अंदर क्या मालूम है, जितने ट्रू क्राइम्स है ना, वो सब पुलिस वाले नहीं खोज पाए, वो सब ऐसे साइकिक लोगों ने खोजा। तो मतलब आज ये जो पास्ट लाइफ का जो तरीका है ना, इससे देखो, जैसे मेरे पास में ऐसे भी एक माँ बाप आए जिनकी लड़की अमृतसर से घर से भाग गई, तो एग्जैक्टली मैं किसी को ले जाकर ये पता करवाया कि कितने बजे निकली, कौन सी बस पकड़ी, दिल्ली कब पहुंची, पहुंच के कहाँ गई, फिर वो उन्होंने सब बताया कि वो एक हमारे यहाँ पे केशवपुरम है, वहाँ पे दिल्ली में पीतमरा में, बोले वहाँ पर एक छोटा सा कोई फ्लैट है, वहाँ पे वो लड़का है, वहाँ पे वो गली में रह रहे हैं, और शाम को बोले ये लोग ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं यहाँ से, उस ऑस्ट्रेलिया का टिकट है इनके पास, ये सब बताया उन्होंने सारा। तो उनके माँ बाप जो कि हमारे यहाँ बैठे हुए थे, मतलब इसके लिए, वो तुरंत जो है जाकर उसको उन्होंने समझाया। और मैंने उनको कहा देखो,
डांटोगे डपटोगे तब तो वो तुम्हारे से दुश्मन बन जाएगी। मैंने कहा प्यार से समझा के दोनों को राजी करो, और लड़का ऐसा जो भी है तो मतलब ऐसे केसेस सॉल्व करने पड़े हमें कई तरह के। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप ये जितना आसानी से हमें बता पा रहे हैं, हाँ। मतलब सुन के तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ ऐसा जी। लग रहा है कि कोई पेरेंट आपके पास आया और उसने आकर के कहा कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही, आप बता दो वो कहाँ है। हाँ। और आप बस उनको ले करके गए पास्ट में और उसने ढूंढ लिया। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, हाँ। क्या वाकई इतना आसानी से हो जाता हाँ है? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं बताऊँ आपको कि ये कोई भी इस बात को नहीं जानता कि एक रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में हमारी चेतना जो है ना टाइमलेसनेस जगत में आ जाती है। फिर किसी भी टाइम पीरियड में जाकर एग्जैक्टली वो घटना कैसे घटी, यानी तो बाद में कैसे घटने वाली है, ही कैन गो टू एनी टाइम पीरियड एंड ही कैन सी एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। तो ये संभावना है मतलब, लेकिन अब इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए मैंने मैं तो कभी कभार कुछ केसेस जो हमारे पास आते रहे तो हम सॉल्व करते रहे, लेकिन एक्चुअल में अगर मतलब यूनिवर्सिटी, सरकार, अगर इसमें आर्मी, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर सिंसियरली इसके ऊपर वर्क करें ना तो हम उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं ये नहीं कहता कि सडनली विश्वास भी करना चाहिए। देखो मेरा मानना क्या मालूम है, जब तक ऑथेंटिकली वो सबूत साबित नहीं होता तब तक विश्वास करना भी नहीं चाहिए। ऐसे 2-4 केसेस पे काम करके देखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहती हूँ सर आपसे, कि मैं आपके पास आई और आपको मैंने कहा कि मैं अपना पूर्व जन्म जानना चाहती हूँ। हाँ। अब आप मुझे मेरे पास्ट लाइफ में लेके गए। अब जो भी बात मैं बता रही हूँ कि मैं फलानी जगह पैदा हुई, मेरे साथ इसने बुरा किया या मेरे साथ ये घटित हुआ, वो कोरी कल्पना मेरी है या मैं सच में सही बता रही हूँ, ये कैसे समझ में कैसे आएगा? देखिए मैं अभी इसको हर व्यक्ति को समझना क्या है, और ये क्वेश्चन जो है ना कई लोग अक्सर करते ही हैं कि भाई क्या मालूम, मैंने मेरे इमेजिनेशन से मैंने बोल दिया हो। देखिए इसमें बहुत सारी बातें क्या समझनी मालूम है। पहली बात, एक आदमी एक अच्छी खासी फीस देकर अपने आप को पास्ट लाइफ में लेके जा रहा होता है, ठीक है, अपना समय दे रहा होता है, ठीक है। फिर उसको समझा के हम बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है, तो वो उस हिसाब से वो रिलैक्स होता है। और जब वो जाता है ना तो आप जानते हैं कि वो इतना डेप्थ में होता है, अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, कि जहाँ पर जब वो बोल रहा होता है ना तो उस समय उसका 20-25% होश रहता है, मतलब कॉन्शियसनेस रहती है, क्योंकि वो मुझे बोल रहा है इसलिए, ठीक है। पहली बात तो क्या है, कोई भी आदमी पास्ट लाइफ में जा रहा है तो अधिकतर लोग, कई लोग क्या बोलते हैं, मैं पिछले जन्म में लड़की थी। क्यों भाई, आप मेरे पास पैसा देकर आ रहे हो और फिर कह रहे हो मैं लड़की थी, क्यों तुम्हें लड़की देखने का शौक़ है क्या है? अच्छा, फिर घर कैसा है जी? छोटी सी झोपड़ी है जी, छप्पर है बस, बहुत पुराना कच्चा मकान है जी, मिट्टी का बना हुआ है। क्यों, तू महल में नहीं देख सकता था अपने आप को? अगर इमेजिनेशन ही बनानी थी महल में देख लेता, समझे ना। अच्छा, फिर लोग पिछले जन्म में मरते हैं, यानी कि कोई 25 साल में, कोई 50 में, कोई 70-80 में। तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि 24 ईयर्स में मेरी डेथ हो गई जी। तो क्यों भाई, थोड़ा 50 साल ही बता देता, 24 साल में क्यों मर गया तू, समझे ना। तो इस तरह की जब बातें आप देखोगे ना। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, ये तो चलो पिछला जन्म मैंने दिखाया, उसके बाद 100 साल का तो आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते ना। 100 ईयर्स का जो बाद के 100 साल के बाद जब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ, वो तो आप इमेजिनेशन कर नहीं सकते ना। जब मैं सोच के बता रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, इमेजिन नहीं, कर नहीं, सकती हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी क्या होता है, 100 साल के बाद भी जाता है ना तो वो बिल्कुल ऐसी कंट्री में अपने आप को देखता है जिसका नाम भी नहीं सुना, और वो नाम बता रहा होता है उस कंट्री का, ठीक है। यानी कि वो कहेगा मैं वियना में जूँ, अब वो कहता है वियना साल मेरी ज़िंदगी में कभी कोई काम ही नहीं पड़ा कि वियना बताऊँ, मान लो। फिर अपने आप को एक ऐसे बिजनेस में देखता है कि जो कभी सोच भी नहीं सकता, इस जन्म में शाकाहारी है, और अगले जन्म में कहता है कि जी मैं मछली का व्यापार कर रहा हूँ। तो भैया तेरे अंदर क्या बड़ी तड़प थी, क्या प्यास थी क्या, कि मैं जब जाऊँगा तो मैं ऐसे मछली का व्यापार बताऊँगा जी मैं किसी को, क्या पड़ी भाई ऐसे बताने की। अच्छा, जो तेरे रिश्ते हैं उसमें तू बिल्कुल, तेरे रिश्ते डिफरेंट हो गए, तेरी माँ को तुझे बेटी बताने की जरूरत क्या पड़ गई भाई तुझे, मतलब बैठे बैठाए तुझे ऐसे इमेजिनेशन करने की जरूरत क्या पड़ गई। तो मतलब क्या होता है, जब वो जिस प्रकार की बातें पिछले जन्म में बताते हैं और अगले जन्म में बताते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम वो इमेजिनेशन करे तो भी नहीं बता सकता, समझे ना। अभी
इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि वो इमेजिनेशन नहीं होती, और इमेजिनेशन कर भी नहीं सकता। क्यों मालूम है? देखिए, हमारी जो टेक्निक है ना, वो डीप ट्रांस में ले जाकर, यानी कि आप एकदम पत्थर की तरह आपकी बॉडी स्टैचू बन जाती है, आप तब जा रहे होते हो, समझे ना? क्योंकि जब मुझे उसको बुलाना होता है ना, उस व्यक्ति को वापस नॉर्मल करने के लिए, अब ज़रा सोचो 5 मिनट मुझे उसको लगता है नॉर्मल करने के लिए। यानी कि उसको धीरे धीरे ऐसे बोलना पड़ता है, भैया सांस लो, अपनी उंगलियां हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ, पाँव हिलाओ। तो वो है ना, हिलाता भी नहीं है, वो धीरे धीरे ना एक उंगली यूँ करता है, ऐसे झटका देता है थोड़ा, यूँ हिला ही नहीं पा रहा है। तो अब आप समझ सकते हो, देखो ये सब जो तरीके होते हैं ना, इससे हम पहचान सकते हैं कि ही वॉज टोटली अंडर डीप अनकॉन्शियस लेवल, है ना? ठीक है। ये सब प्रूफ होते हैं उसके। ये इससे कनेक्टिंग मेरा एक सवाल है हाँ। कि हम जब कोई सपना देखते हैं, अब मैं नहीं जानती, साइंस तो बोलता है कि वो भी आपका अवचेतन मन होता है, विज्ञान ऑलरेडी ये बात हमें बता चुका है, लेकिन हम जो सपना देखते हैं वो कभी सच में घटित हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अवचेतन मन में ज़रूर होगा, लेकिन है तो वो कल्पना, कभी घटित हुआ है ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे होते हैं तब हमें ये लगता है कि जैसे वो वाकई घटित हो रहा है। तो ये सपनों से जोड़ के मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हम सपना देख रहे होते हैं, जब उस समय वो हमें हकीकत ही लग रहा होता है, लेकिन वास्तविकता में वो घटित हुआ नहीं है, तो क्या ये वैसी ही वाली तो कल्पना नहीं है? नहीं, देखिए क्या होता है कि सपना जो है ना, वो अनकंट्रोल्ड, कोई आपको ड्राइविंग नहीं कर रहा होता है। देख पास्ट लाइफ में क्या होता है, वो भी सपने जैसी उसकी चेतन अवस्था सपने जैसी अवस्था में आ चुकी होती है, पर यहाँ मैं ड्राइवर हूँ, मैं मेरी मर्जी वाली साइड सीइंग कराता हूँ। देखिए, जब मैं इंटेंशन कहता हूँ ना, गो टू योर होम, तो अब आप होम ही सोचोगी ना, और कुछ नहीं सोचोगी, ठीक है? हाँ। पर सपने में क्या होता है, यू आर अनकंट्रोल्ड, वहाँ पे रैंडमली कहीं भी घूम रहे होते हो, ठीक है? अब सपने में क्या होता है, 3-4 तरह की घटनाएं होती है। देखिए, पहले तो मैक्सिमम जो सपने लोगों को आते हैं ना, वो पेट खराब से आते हैं। जितना पेट खराब, हाँ, उतने गलत सपने, उतने नाइटमेयर्स। क्योंकि जो गैस बनती है, मैं तो अगला सवाल पूछने वाली थी। नहीं सुनिए, हाँ, जितना पेट खराब होगा, उतना गट खराब होगा तुम्हारा, उतना तुम्हारा माथा खराब होगा, समझ लेना। तो अधिकतर जो सपने आते हैं ना, जो नाइटमेयर्स होते हैं, रात भर आपको स्लीपलेसनेस महसूस होती है, आपको डिस्टर्ब नींद महसूस होती है ना? ऐसे होता है ना कई लोगों के साथ। तो वो होता है पेट खराब करने के कारण, पहला, ठीक है? दूसरा सपना जो आता है, वो आता है आपके जिसमें इंट्यूशनल गाइडेंसेस मिलती है। मैं अभी एक धुन बनाना चाहता हूँ संगीत की, मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूँ, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो मैं बहुत देर से प्रयास करते 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 मैं नींद में सो गया, और अचानक मेरे माइंड में, चूँकि मैं उस वाइब्रेशन में बहुत देर से कंपित हो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, तो मेरी चेतना एग्जैक्टली उस तरह की ऊर्जाओं के साथ ब्रह्मांड में जुड़ जाती है। तो अब मुझे कविता ऊपर से, मेरे सपने में ना वो कविता अपने आप उतरने लगती है, और मैं आँख खोलते मुझे लगता है अरे ये मुझे ऐसे लिखना है। जैसे आपने देखा होगा, जितने हमारे पुराने संगीतकार हैं ना, इन्होंने कॉन्शियस माइंड से शुरुआत तो की, लेकिन अनकॉन्शियस होकर बाद उन्होंने वो संगीत बनाए। इसलिए आप 1 लाख बार भी सुन लो ना, तो भी आपको गाना नया लगता है। वो क्यों मालूम है? क्योंकि इट इज़ नॉट, वो कोई कॉन्शियस माइंड से नहीं पैदा हुआ, वो सबकॉन्शियस से पैदा हुआ। बड़े बड़े जो नॉवेल्स जो लिखे जाते हैं ना, बड़ी बड़ी कविताएं, कवि, देखिए कवि, चित्रकार और संगीतकार, ये सब जो साइंटिस्ट, आपने देखा होगा, साइंटिस्ट कभी भी है ना कॉन्शियस माइंड से नहीं डिस्कवरी करता, वो उसमें डूबा रहता है, रात दिन सोचता रहता है, उस तरंग में जी रहा होता है। तो सडनली एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में उसकी चेतना वहाँ कनेक्ट हो जाती उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन से, और वहाँ से फ्लैश हो जाता उसके माइंड में, और सडनली वो कहता हाँ मुझे रास्ता मिल गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ सपने हमारे इंट्यूशंस होते हैं, जिसको अंतर प्रेरणा कहते हैं। उसमें हमें होने वाले घटनाओं का आभास भी होता है। जैसे मैंने एक डूबते हुए देखा, एक मकान को या रोड को, एक शहर को डूबते हुए देखा, पानी, बाढ़ आ गई है, आग लग गई है, कहीं पर भूकंप आ गया, लोग, मकान गिर गए हैं। तो ये हमारी, चूँकि उस समय हमारी सेंसेस है ना, उसको पकड़ रही होती है, इंट्यूशन पकड़ रहा होता है, और हमें लगता है यार ये तो देख, ये मैंने पहले देख चुका हूँ, जिसको डेजावू एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आती इंट्यूशन से। फिर तीसरा क्या होता है मालूम है,
जब चूँकि आप सूक्ष्म जगत में हो तो कई आत्माएं आपके परिवार में जो चली गई, आपके गुरु, आपके माता पिता, दादा दादी, दे कम इनटू योर माइंड। वो आके आपको कई बार बताते हैं, बातें करते हैं। जैसे अब मैं इसको, जैसे मेरे एक कैंसर केस थी, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वो उसकी डेथ हो गई तो उसके हस्बैंड के पास है ना, वो कई महीनों तक उसके पास आती रही और वो सपनों में आके क्या बोलती थी मालूम है? तो उसका बेटा गौरव था, उसने बोला गौरव का है ना, तुमने आज है ना उसको बगैर दूध पिलाए तुमने स्कूल भेज दिया आज उसको तुमने। उसको सपने में आके बोलती है और वो बोलती है इसको कैसे मालूम पड़ा यार, लेकिन वो आसपास ही रहती है वहाँ पे। तो मैंने ये देखा कि जो चेतना, कई बार ये चेतना जो जाती नहीं ना जल्दी, मतलब ट्रांसेंड होके लाइट में नहीं जाती है, तो कई बार वो हमारे आसपास प्यार होने के कारण रहती भी है ना, तो वो फिर इन सब चीज़ों के बारे में हमें डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, बातचीत तो नहीं कर सकती। हाँ। तो सपनों के माध्यम में, क्योंकि हम भी सूक्ष्म जगत में, वो भी सूक्ष्म जगत में, तो वहाँ पर ना फिर वो आपको बात मतलब गाइड कर रही होती है। तो कई बार हमारे पेरेंट्स आके हमें गाइड भी करते हैं कि बेटा ये प्रॉपर्टी हमारी खरीदना, तू बर्बाद हो जाएगा। और आपको लगा पता नहीं यार, मुझे ऐसे मेरे दादा ने कहा मुझे, तो मैं तो नहीं लूँगा, मेरे उसमें मना कर दिया उन्होंने। तो ये ऐसी घटनाएं घटती है कई लोगों के जीवन में। अब जैसे मेरी वाइफ के भी जीवन में घटी। मेरे पिताजी थे ना, वो मेरे डॉक्टर सविता के एक दिन रात अचानक सपने में आए। उन्होंने कहा उठ और जाके इमीडिएट जो है दीपक जला के अभी पूजा शुरू कर दे, क्योंकि कोई एक नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा था जिससे वो एकदम ऐसे डिप्लीटेड फील कर रही थी। तो उसी समय मेरे पिताजी की आवाज़ उसके कान में आई। वो मतलब नींद में थी कि उठ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, तू उठ और जाके दीपक जला, इमीडिएटली जा। तो अब वो उसने बोला पता नहीं मुझे कान में ऐसे आवाज़ आई और मैं उठ के फिर मैं जाके दीपक जलाया। तो ये गाइडेंस जो होती है ना, इंट्यूटिव गाइडेंस, ये मतलब ये सपनों के माध्यम से हमें पता चलती है। तो मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि सपना एक सूक्ष्म जगत की यात्रा है और वहाँ पे आपको नाइटमेयर्स भी मिल सकते हैं। अगर पेट ज़्यादा ख़राब है तो सबसे ज़्यादा तो संभावना उसकी है, और थोड़ी संभावना इंट्यूशंस की है, गाइडेंस, यूनिवर्स से गाइडेंस, यूनिवर्सल विजडम मिलेगा आपको, और तीसरा है स्पिरिट से कम्युनिकेशन करना। तो ये 2-3 घटनाएं सपनों में घटती है वास्तव में। तो हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो कितने दिन में अगला जन्म ले लेती है, इसका भी कोई सिद्धांत है? हाँ, देखिए अभी क्या होता है कि ये जो है ना, ये इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं भी अभी उतना गहराई से उतना नहीं जान पाया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास में हमारे एक नौकर है, अनिल कासार नाम है, उसकी बेटी का नाम है सोनिया। तो उसका एक 4 साल का बेटा है ना, इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल में मर गया। तो उसके बाद वो काफ़ी परिवार दुखी भी था, लेकिन उसने ये जानना था पास्ट लाइफ में जाकर कि क्यों मरा, कोई डॉक्टर ने मारा या दवा ने मारा, जो भी। तो पास्ट लाइफ में जाकर उसको मैं फ्यूचर में जब लेके गया तो उसने क्या देखा कि 2 साल के बाद वो संतान उसके यहाँ वापस आ रही है, सेम वही संतान वापस आ रही है। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई लड़की सोनिया 1.5-2 साल के बाद, तो 6 महीने का जब बच्चा हो गया था ना, तब मैंने उसको बुलाया मेरे पास वापस जानने के लिए। और मैंने उसको पूछा कि तेरे गर्भ में कौन है? तो बोले वही है, मान लो राहुल, सपोज उसका नाम है। बोले राहुल ही है। बोले अच्छा। मैंने कहा ठीक है। फिर एक्चुअल में जब वो बच्चा डिलीवर भी हो गया ना, तो उसके हाव भाव सब वैसे ही बच्चे की तरह सब। अब तो वो 2 साल का हो गया, अभी ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो मतलब क्या होता है कि कई बार मैंने तुरंत जन्म लेते हुए देखा। अब ये 4 साल का बच्चा था, इमीडिएट वापस आ गया 1-2 साल के बाद। लेकिन अभी एक माँ अहमदाबाद से आई जिसका 12 साल का बच्चा ने ऊपर से गिर के सुसाइड कर लिया था। तो वो बड़ी दुखी थी। तो वो जब वापस, चूँकि वो अभी 35 साल की थी, तो मैंने जब वापस आगे भविष्य में लेके गया तो उसने देखा कि उसके घर में 3 साल के बाद में एक और संतान वापस हो रही है। तो मैंने पूछा संतान कौन है? तो बोले ये, मान लो उसका नाम चेतन था लड़के का। उसने बोला चेतन वापस आ गया। तो अब ये अभी भी सुसाइड की और वापस आ भी गया। तो ऐसे में देखता हूँ, ठीक है। और बाकी कई लोग जो है जो 70, 80, 90 साल में मरते हैं, हो सकता है वो इमीडिएट मरते ही कुछ महीनों में जन्म ले लें। अब जैसे अधिकतर मैं लोगों को पूछता हूँ ना कि भाई आपके घर में जो दादाजी चले गए, पिताजी चले गए,
कि आपके परिवार में वापस कहीं आ रहे हैं क्या? तो हाँ बोलते हैं, वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हाँ मेरे बेटे का बेटा बन कर आ रहे हैं, मेरे यानी कि ग्रैंडसन बन के मेरे घर में वापस आ रहे हैं, यानी तो मेरी बेटी के यहाँ जन्म ले रहे हैं। तो ये तो हम देखते हैं कि 2, 4, 5 साल ऐसे उसके अनुसार जो है ना, मतलब इमीडिएट जन्म लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। अब ये वेट क्यों करते हैं, इतना टाइम क्यों बीच में लेते हैं, ये एक अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्री है, ये समझ लें। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था सर, क्योंकि आपने उसके पहले हमें ये बताया कि सपने में भी कई बार हम स्पिरिट से बात करते हैं, ये भी एक रीज़न होता है सपने का। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर उस शख्स ने दोबारा जन्म ले लिया है, अगर मेरे पिताजी की या मेरे माताजी की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद अगला जन्म उन्होंने ले लिया है, लेकिन फिर भी मुझे अगर वो सपने में दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी सोल मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकती है? नहीं, देखिए क्या होता है, जब तक जन्म नहीं लिया ना तब तक वो कनेक्ट करती है आपसे। फिर जब जन्म होते ही फिर बाद में वो कनेक्शन, क्योंकि मालूम है वो आपसे कनेक्शन क्यों कर रही थी, क्योंकि दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, जो वो ऐसे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे थे। हाँ। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि उनको एक कोख मिल गई और वो बर्थ ले लिया उन्होंने, फिर वो नहीं आते हमारे सपनों में, वापस नहीं आते कभी। ओके। हाँ, फिर नहीं आते। अच्छा, मृत्यु के बाद हमारे जो अपने चले गए होते हैं, हमको तो उनसे बड़ा मोह होता है। लोग रिलेट भी इस बात को कर पाएंगे, जिसका बच्चा चला गया, जिसके पिताजी चले गए, माताजी चली गई, हम बरसों बाद तक उनको याद करते रहते हैं, हमको मोह होता है उनसे। लेकिन जो आत्मा चली जाती है, क्या वो भी हमसे उतना ही स्नेह और उतना ही मोह रखती है? हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर एक होता है कि आप उसके प्रति ज़्यादा मोह रखते थे पर उसका मोह 50-50 था, मान लो, तो उस कंडीशन में हो सकता है वो आपके आसपास आवे न भी आवे, मान लो। और कई बार मैं ना लोगों को जैसे बोलते हैं ना, मेरे दादा से मिलना है जी, तो मैं लोगों को पूर्व जन्म में ले जाके उनसे मुलाकात करवाता हूँ ना, तो दे डोंट टॉक एट ऑल, वो बात ही नहीं करते उनसे। मतलब बात नहीं करना मतलब है बस ऐसे मुस्कुराते रहते, देखते रहते हैं, बट दे डोंट कम्युनिकेट, समझे ना, ऐसा भी देखा मैंने। और तो ये जो फिनोमिना है ना कि मतलब मरने के बाद में जो जो आपने क्वेश्चन आपका जो मेन था, जरा एक मिनट वापस से सुनना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा भी हमसे उतना ही मोह और स्नेह रखती है? हाँ, देखिए चूँकि वो मोह है ना, तो वो वेट करती है आपका अगले जन्म में, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वेट कर रही होती है। अभी देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए डॉक्टर सविता का मेरा पिछले जन्म का एक कनेक्शन था, ठीक है, और मेरा मैं उसी एरिया में मैं पैदा हुआ और ये भी मेरे आसपास कहीं पैदा हुई, ठीक है। तो अब हमें तो कभी मालूम नहीं था कि हम कभी मिलेंगे, हमें मालूम नहीं, मेरी पत्नी में मुझे थोड़ी मालूम था, ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन सडनली एक समय आने पर जो है ना, वो धीरे धीरे हम आसपास आते चले गए, समझे, एक प्रकार से, और फिर हम लोग आपस में जुड़ गए। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो सिचुएशन जो है ना, अच्छा फिर ये भी तो होता है ना कि अब सविता जो है, मेरी डॉक्टर सविता, वो मेरे से 2, 4, 5 साल छोटी होनी चाहिए ना, जो भारत की शादी के हिसाब से। ठीक बात है। अभिषेक और ऐश्वर्या जैसी कभी शादियां होती हैं, या प्रियंका और निक जोनस जैसी। वही। हाँ। तो अब ये जो डिसीजन कैसे हुआ भाई कि वो बराबर उस समय देखिए डॉक्टर सविता के परिवार में है ना 11 बच्चे हैं, बता रहा हूँ मैं। उनके अपने भाई बहन 11 सगे भाई बहन, वो 11 हैं। 11। अच्छा। तो अब जरा सोचे कि अब इसको इतने लोगों के बीच में अब इसको आना है, मेरे लिए आना है। हाँ। तो उसने वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को चुन के आएगी, क्योंकि वो हर साल एक कोक में के गाती जा रही है सोल। हाँ। तो वो पर्टिकुलर सोल जो ना वेट करती रहती है कि मुझे इसके आसपास जाना है। तो मुझे क्या लगता है वो कंप्यूटराइज्ड बोलते हैं ना, वाइब्रेशनली वो इस प्रकार से सब कुछ सिस्टम बना हुआ है कि अपने आप वो टाइमली उसके आसपास पहुंचने लग जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ। सर, क्योंकि हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके ये पूछा कि आपने इतनी बात तो सर से कर ली, लेकिन हमें टेक्निक नहीं पता चली। सर कैसे पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, क्या उनको कोई इंजेक्शन दिया जाता है? लोगों का ये सवाल था। वो पूछ रहे थे क्या बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जाता है? तो लोग टेक्निक जानना चाहते थे और मुझसे बड़े नाराज थे लोग कि आपने 1 घंटा तो बात कर ली, लेकिन आखिर में हमें टेक्निक नहीं पता चली कि सर कैसे पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो प्लीज़ बताइए। पहली बात, मैंने है ना
एक खाली ग्लिम्स बताने के लिए, देखिए क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ जो है ना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है। आप ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दो ना, कोई किसी को प्रॉपर गाइडेंस मिले ना मिले तो, और उसके तो उसलिए वो उसको सॉल्यूशन नहीं मिले तो पास्ट लाइफ के बारे में गलत फहमी बन जाएगी। तो मैंने है ना 4 वीडियो मेरे यूट्यूब पे डाले हुए हैं जिसमें मैंने एक तकनीक बताई हुई है कि कैसे जाना है, और लोग गए हैं कम से कम 1800 से ज़्यादा लोग एक वीडियो पे 1800 2000 तक लोग जाके देख के आ चुके हैं उसके अंदर। पर वो मैंने उसमें लिखा है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में पास्ट लाइफ में जाके आओ, उसका सिस्टम मैंने उसमें बताया हुआ है। तो उसमें देखिए क्या होता है, पास्ट लाइफ में जाना कोई बड़ा काम नहीं है। सपना देखना जैसा एफर्टलेस है ना, वैसे पास्ट लाइफ भी एफर्टलेस है। बॉडी माइंड को ढीला छोड़ना होता है। मैं कहता हूँ बॉडी को मतलब रिलैक्स करने की तकनीकें कुछ बताता हूँ। फिर बॉडी अगर रिलैक्स हो गई अच्छी तरह से तो 5-10 मिनट समझो मुझे बॉडी रिलैक्सेशन में ले जाना होता है। उसके बाद में फिर माइंड रिलैक्सेशन कैसे होता है, माइंड के हमारे 2 काम है ना, या तो थॉट या नहीं तो इमेजिनेशन, 2 ही चीज़ है ना। तो अगर मैं थॉट से कट कर दूँ तो उसके लिए क्या चाहिए, इमेजिनेशन। तो मैं उसको उस प्रकार की इमेजिनेशन करवाता हूँ जिसमें उसको ये फील अंदर से आवे कि आई एम गोइंग बियॉन्ड सम, मैं कोई दूसरे डायमेंशन में यात्रा कर रहा हूँ। ये फीलिंग लाएगा तो सबकॉन्शियस वैसा बिहेव करेगा बॉडी के अंदर। तो मैं उस तरह की तकनीक मैंने बनाई हुई है कि जिससे जब मैं उनको एक बड़ा डीप रिलैक्सेशन में ले जाकर इमेजिनेशन में लेके जाता हूँ तो उनकी चेतना ना धीरे धीरे उस कल्पना के साथ मेरे साथ जुड़ जाती है। तो अपने आप धीरे धीरे वो उस डायमेंशंस में जाती रहती है। और फिर समझो कि एक 15-20 मिनट करीब करीब हमें माइंड बॉडी को रिलैक्स करने में लग जाते हैं, 20 मिनट एवरेज समझो। उसके बाद में वो जंप कर जाते हैं सडनली, और जंप करते ही फिर वो अपने आप बोलने लग जाता है। तो उनकी है ना 25% कॉन्शियसनेस रहती है, 75% वो डीप ट्रांस में रहता है। देखिए कभी भी ध्यान में रखना, पास्ट लाइफ डज नॉट मीन बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। दैट इज़ नॉट ए पास्ट लाइफ, यू कैन नॉट गो देन, क्योंकि आप मुझसे बात भी नहीं कर पाओगे, मुझे बता भी नहीं पाओगे, आप अनकॉन्शियस हो गए तो। पास्ट लाइफ डज नॉट मीन डीप स्लीप, नो। पास्ट लाइफ में अगर गहरी नींद आ गई तो मुझे आपको थप्पड़ मारने पड़ेंगे जगाने के लिए वापस, तो वो भी काम की नहीं। हाँ। तो पास्ट लाइफ मीन्स आई एम लेस कॉन्शियस एंड मोर इनटू डीप रिलैक्स स्टेट ऑफ माय माइंड, जहाँ पर मेरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हुआ पड़ा है लेकिन मेरी चेतना, मेरा माइंड थोड़ा सा एक्टिव है बस। अगर मैं कोई प्रश्न कर रहा हूँ उससे तो वो मैं उसको जवाब देने के लायक हूँ। मैं उसको पूछता हूँ क्या तुम्हें बाहर से ठंड लग रही है, मान लो ऐसे पूछ लो, तो कहेगा नहीं लग रही जी मुझे, ऐसे। तो मान लो क्यों, ही इज़ एबल टू टॉक टू मी, एबल टू आंसर मी, समझे ना, इस तरह से। तो एक एवरेज जो है ना पास्ट लाइफ में जाने का हमें करीब 25-30 मिनट पूरे एक एरिया में जाने का लग जाता है। जैसे मैं जनरली मेरा है ना 3-4 पास्ट लाइफ दिखाने का होता है। जैसे मैं फर्स्ट पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ, फिर मैं 100 साल के बाद में 100 ईयर्स आफ्टर लेके जाता हूँ, ताकि उनको वो 30 आगे का जन्म पता चले, कौन कौन साथ में रिश्तेदार आ रहा है, क्या बिज़नेस करोगे, क्या जात पात होगी, वो सब उसको दिखाई देती है। फिर उसके बाद मैं 5 साल के बाद लेके जाता हूँ, फिर 10 साल के बाद आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि जनरली आदमी को है ना अपना भविष्य देखने का इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वो दिखाता हूँ। फिर उनके बच्चों का भविष्य दिखाता हूँ, क्योंकि अधिकतर माँ बाप जो आते हैं ना वो अपने बच्चों का भविष्य देखना पसंद करते हैं। मेरा बेटा कौन सा करियर में गया, फिर शादी कब हुई, उसके बच्चे कितने हो गए, ऐसा होता है ना। तो अधिकतर कई लोग वो जानना चाहते हैं, तो वो सब उनको बिल्कुल क्लियरली महसूस होता है। पर ये जानना ठीक है? नहीं, वो तो मेरा बेटा कहाँ चला गया, करियर क्या है, वो कमा रहा है, कुछ गड़बड़ निकला तो फिर तो सोच में ही रह जाएंगे, टेंशन में। देखिए क्या होता है, ये माँ बाप जान के जाते हैं, मतलब कोई बच्चे को जाके तो बताते मुझे नहीं मालूम। पर देखो इसमें क्या होता है, पर जनरली जो भी आते हैं सब बहुत अच्छा ही देखते हैं जनरली। मतलब कि कोई कहता है मेरा बेटा डॉक्टर हो गया जी, मेरा बेटा यूएस में चला गया जी। मैं इससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर है कि कोई माता पिता अगर आपके पास आए और पूछें कि मेरा बेटा या बेटी आगे क्या बना, और वो देख करके और फिर उसी दिशा में काम शुरू करें? क्योंकि अमूमन होता ये है कि बच्चे को सीए बनाने के पीछे पड़े रहते हैं और बच्चा बन जाता है फैशन डिज़ाइनर। तो आपने वो जो सारी मेहनत सीए बनाने के लिए करी वो तो बेकार हो गई। हाँ, देखिए क्या होता है कि नहीं, ऐसा होता भी है कई बार, कई माँ बाप ऐसे आते भी हैं जो
कहते हैं कि साहब हमारा बेटा है ना, कभी ये बिज़नेस कर रहा है, कभी वो काम कर रहा है, समझ में नहीं आता इसको करना क्या है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, उसका एक्चुअल जो टैलेंट है ना वो आपको पता नहीं, बेचारा खुद भी कंफ्यूज है, तो आप जाके देख लो कि उसके लिए उसको ओरिजिनल जाना किस में चाहिए। तो कई बार क्या होता है, उसको भी, लड़के को भी कन्फ्यूज़न, माँ बाप को भी कन्फ्यूज़न होता है। तो फिर वो जब पास्ट लाइफ में जाकर जब उसको देखते हैं ना कि उसका एक्चुअल टैलेंट तो वो लेकर पैदा हुआ है, तो फिर वो माँ बाप जाके उसको गाइड कर पाते हैं कि बेटा तो ये तेरा ये आया है एक्चुअल में, इस तरह से। देखिए क्या होता है, हर आदमी कोई पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ तो टैलेंट लेकर पैदा हुआ है ना, तो उसको वो रिकॉग्निशन करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा सामाजिक जो प्रभाव है ना हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त होता है कि हम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं हमेशा। ठीक है ना, इस तरह से। तो पास्ट लाइफ देखिए क्या होता है मालूम है, एक प्रकार से नॉर्मल चेतन जगत से उठकर एक सूक्ष्म जगत में यात्रा करते हैं, और जो टाइम पीरियड में जाकर जो आगे पीछे भविष्य भूत भविष्य देखना होता है ना, वो देख सकते हैं। ये पास्ट लाइफ का गेम है बस। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर, हमने सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं उनका पॉडकास्ट किया था। अच्छा। हमने ये पॉडकास्ट इसलिए किया था क्योंकि कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर आया, सुशांत सिंह राजपूत का फाइल जो थी वो क्लोज कर दी गई, हाँ। और जैसे ही ये आया कि उनका मर्डर नहीं हुआ है, उनका सुसाइड ही उन्होंने किया है, ये जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तो हम उनके वकील के घर गए थे और हमने उनका प्रॉपर पॉडकास्ट किया। विकास सिंह नाम है। उन्होंने ये बोला कि उनको कोर्ट जो बात कह रहा है ना उनको ना फैमिली को इसके ऊपर ट्रस्ट है। उनका ये कहना था क्योंकि कोर्ट ने ये बात कही है तो ससम्मान हमें वो मानना ही है। आगे कोई जंग अगर लड़नी होगी तो हम डेफिनेटली लड़ेंगे, लेकिन इसका जो फैसला है वो परिवार लेगा, मैं तो नहीं ले सकता, मैं वकील हूँ। लेकिन उनका ये कहना था ना हमें ना परिवार को इसके ऊपर ट्रस्ट है, इस बात के ऊपर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत से लोगों को जब पास्ट में लेके जाते हैं तो आपने उनसे पूछा है, मोदी जी का आपने खुद बताया कि आपने उनसे पूछा मोदी जी कौन थे। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी को ऐसे पास्ट लाइफ में ले जाके आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा हो कि क्या घटित हुआ था उनके जीवन में? देखिए, जब ये घटना घटी थी ना सुशांत राजपूत की, उस समय ये शायद 5-7 साल 8 साल हो गए ना, 5-7 साल हो गए करीब करीब मेरे ख्याल से जी। उस समय एक यूके से है ना एक मेडिकल डॉक्टर को पास्ट लाइफ में जाना था, लंदन से। ठीक है, तो जो लंदन में जो वो रहने वाली जो लेडी है ना, उसको सुशांत राजपूत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मतलब वो एक्टर है कि नहीं है, उनको इससे कोई लेन देन नहीं था। ठीक बात। हाँ, ठीक है। तो उस समय चूँकि घटना घटी और वो सब कन्फ्यूज़न में थे कि क्या हुआ, तो बाई चांस जो है वो जब पास्ट लाइफ में जाकर काफ़ी अच्छे ढंग से चली भी गई, तो मैंने सोचा चलो इनसे पूछ ही लूँ करके। तो मैंने पूछा कि अपनी चेतना को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लेके जाओ जब वो डेट थी, और उस समय देखो कि क्या हो रहा है सुशांत के साथ में। उन्होंने जो बताया कि भाई 4 लोग कोई आए हुए हैं, 4 लोगों की बराबर बताई। किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने उनका ऊपर से हाथ पकड़ा, और फिर बोले कि उनको जो है स्ट्रेंगल किया गया, और उसके बाद में उन्होंने उसको लटकाया और वो इस तरह से वहाँ से निकल गए करके। मतलब ये सब उन्होंने ऐसा बताया कि ही वाज प्रैक्टिकली मर्डर्ड। वो सुसाइड नहीं था बोले, क्योंकि उसको सुसाइड करने वाला वो व्यक्तित्व भी नहीं था, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने बोला क्या वो ऐसा अंदर कोई डिप्रेशन चल रहा था क्या जिसे सुसाइड कर ले? तो उन्होंने बताया नहीं, कुछ भी डिप्रेशन नहीं था उनके अंदर, मतलब ही वाज प्योरली मर्डर्ड। तो मैंने फिर पूछा कि क्या इसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने बताया कि कोई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के नाम भी बताए, पर मैं वो इसलिए नहीं रिवील करता क्योंकि देखो ऑथेंटिक नहीं है, तो मुझे रिवील करना ठीक भी नहीं लगता। फिर मैंने पूछा क्या वो लोग इन्फ्लुएंशियल है, तो बोले कि हाँ बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल है। तो मैं बोला क्या वो बाद में पकड़े जाएंगे, तो बोले नहीं पकड़े जाएंगे। मैं बोला क्या होगा केस का, बोले केस रफा दफा हो जाएगा। तो ये भी सब बताया उन्होंने पूरा, उसी समय बता दिया था कि? हाँ उसी समय बता दिया। ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो मतलब जो ये ऐसे जब जाना गया ना, देखिए जब एक बार मुझे पता चला ना कि भाई ये तो मर्डर बताया जा रहा है, तो उस लड़की को तो बेचारी को पता भी नहीं है ये सब, मतलब वो एक्टर के बारे में, डॉक्टर है, उसको एक्टर वेक्टर के चक्कर में वो ज़्यादा जानती नहीं है।
फिर बाद में मुझे इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने, और जब मैं लेके गया ना लोगों को, बार बार मैंने कम से कम 8-10 बार लोगों को मैंने पूछा है, तो उसमें इसका मर्डर ही आया है। और जब मुझे पता चला कि ये मर्डर है, तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत के फादर या सिस्टर, पता नहीं कौन थी, उनका मैंने नंबर मांगा और नंबर ढूंढ कर लेकर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि मैं आपको पास्ट लाइफ में ले जाकर मैं इसकी हकीकत दिखवा सकता हूँ आपको मैं। तो लेकिन उन्होंने बताया कि उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो इसलिए फिर मैंने भी ज़्यादा छेड़ा नहीं उसके बाद में। मेरे पास नंबर भी है उनका, इस वक्त भी है। तो मतलब क्या होता है कि उनके परिवार वालों को, मतलब ऐसा मैंने ऑफ़र तो दिया था कि भाई आप एक बार जाके देख लें। तो ऐसे तो मेरा मानना क्या होता है कि अब चूँकि अब ऑथेंटिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं भी ज़्यादा इसके ऊपर मैंने भी कभी क्लेम नहीं किया या चर्चा नहीं की मैंने कभी आज तक यूँ। लेकिन मुझे अच्छा दिस कैन बी सीन। ये जान के मुझे अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि आपने 8-10 लोगों से और उसको वेरीफाई वेरीफाई की भी कोशिश की। हाँ जी। और हर बार आप कह रहे हैं कि जवाब वही आया। किसी ने मुझे अब तक जितने भी लोगों को लेके गया पास्ट लाइफ में, किसी ने नहीं बताया कि नहीं जी उन्होंने सुसाइड की जी करके, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। सब ने एक ही बात बोला, मर्डर। ऐसे मैं आपको भी ये बात बताऊं सर कि मैंने इसके पहले कई बार आकाशिक का पॉडकास्ट भी किया है, लेकिन ये सवाल मैंने बाकी किसी से नहीं पूछा था। जैसे मैं इसके पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, क्योंकि आपका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और हमने उनके वकील का ऑलरेडी इंटरव्यू किया था और उन्होंने हमें उनके फैमिली की भी बात बताई और ये भी बताई कि उनको इस बारे में कोई ट्रस्ट नहीं है। उसके पीछे के पॉइंट्स भी उन्होंने बाकायदा बताए, क्योंकि वो वकील हैं तो उन्होंने डिटेल में हमें पॉडकास्ट में बताया। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, किसी तरह के भ्रम की स्थिति पैदा हो ये मैं भी नहीं चाहती। अच्छा, इसमें देखिए मज़ेदार बात क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन मुझको एक राघव जी करके हैं, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में पूछा था। तो मैंने उस लंदन की डॉक्टर के बारे में बताया ना, तो आपको जान करके हैरानी होगी, उनके कमेंट्स बॉक्स में उस लेडी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ सर मुझे लेके गए थे, मैंने बताया था सर को ये बात ऐसे। अच्छा? हाँ, वो सर सच बोल रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने उसके कमेंट बॉक्स में डाला है ये। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास अभी नंबर तो है उनका, मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो, क्योंकि 4-5-6 साल हो गए बात को, तो अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं रिकॉर्ड करके उनको देता हूँ हमेशा, वो कई बार तो मैं हर एक का रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो रिकॉर्ड उनको देता हूँ, तो मैं दिया है, तो अगर वो रिकॉर्ड उनके पास है तो वो फिर मैं आपको भेजने की कोशिश करूँगा, वो पार्ट काट के। ज़रूर सर, और हम भी अपने व्यूवर्स तक वो पहुंचाएंगे। अब मैं चाहती हूँ जाते जाते आप मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि जिसने भी आपको देखा होगा उसको ये तो समझ में आया होगा कि आपने भूत और भविष्य के बारे में वर्तमान में पता किया जा सकता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसको अपना भूत और वर्तमान जानना चाहिए और किसको नहीं जानना चाहिए। देखिए, पहली बात तो क्या है, ये बात तो हर एक को समझना चाहिए कि जो आज आप एक एक पल सोच विचार कर्म भाव कर्म कर रहे हो, उसका तो फल ऑलरेडी डिज़ाइंड हो चुका है। तो भविष्य इसलिए बन चुका है क्योंकि आप कई हज़ारों जन्मों से ईंटें जमा करते आ रहे हो, तो उसकी शेडो तो बनेगी ही। तो कई आगे के जन्मों की भी परछाइयाँ बन चुकी है आपकी ऑलरेडी। लेकिन अगर आज आप अपना एक्शन चेंज कर दो और आपको लगता है कि नहीं, मुझे आगे भविष्य में कोई मेटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीनी जी, मैं तो साधु बन जाऊंगा जी, तो जो अब तक बना वो धीरे धीरे डिमिनिश होने जाएगा, फिर 1-2 जन्म के बाद में वो ख़त्म होने लग जाएगा। क्यों? फ्यूचर जो है वो इसलिए डिज़ाइंड है क्योंकि आप अनकॉन्शियस हो, यू डोंट नो कि आपका फ्यूचर बना हुआ है करके, आपको पता नहीं है। लेकिन आदमी, देखिए, एक महात्मा, एक जो आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो उसको सब पता रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या बन चुका है, मुझे आगे वो फ्यूचर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ही कैन चेंज दैट फ्यूचर। समझे ना? तो आदमी का फ्यूचर जो है ना वो चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि आज के एक्शन से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अभी देखिए, एग्जांपल देता हूँ मैं। वैसे मेरी कुंडली अगर कोई देखेगा ना, तो 25 बीमारियाँ मेरे अंदर लिखी हुई है, बड़ी बड़ी। 55-60 के अंदर तो मेरा हार्ट अटैक लिखा हुआ है, पर मेरे को तो नहीं आया। समझे ना? अच्छा, हाँ। मेरी आंखें खराब होने का लिखा है, मेरी तो नहीं हुई। मोतिया, मेरे को तो कैटरेक्ट नहीं आया। तो मतलब कई बीमारियां लिखी हुई मेरी, ठीक है। तो अब सवाल पैदा क्या होता है, हु चेंज दिस?
जब 25 साल के समय जब मैं बीमार पड़ा तो मैंने एक संकल्प लिया कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा यार, बस बहुत हो गया। तो ये डिसीजन मैंने लिया ना, तो आज 50 साल हो गए, डिजीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल वर्ड हो गई। क्यों? क्योंकि आई हैव टेकन माई डिसीजन। क्योंकि डिजीज़ के लिए कॉज चाहिए, मैं कॉज नहीं दे रहा हूँ तो मेरी बॉडी बीमार पड़ने का रास्ता नहीं, मेरी बॉडी को बीमार पड़ने का शौक नहीं है। हाँ, आप समझे ना, मेरी बॉडी कहती कारण लाओ जी, कुछ भी बीमारी चाहिए तो कारण लाओ जी, समझे ना। अब मैं नहीं दे रहा हूँ तो बॉडी मेरी क्यों बीमार पड़ेगी? तो हेल्थ मेरे हाथ में आ गया, अब मेरी मर्जी वाला, ठीक है। एक ज़माना था बहुत गरीबी में जी गया, क्योंकि गरीबी की मेंटालिटी थी मेरी, मेरा माइंडसेट था, मैंने उसके नियम अपना लिए थे, मैं यूँ बोलता हूँ, वो चेंज कर दिया। जैसे मेरा थॉट माइंडसेट चेंज हुआ, रिचनेस मेंटालिटी लेकर आया, तो मैं रिच बन गया। कितना रिच? मेरी मर्जी वाला बता रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने ये अच्छी तरह नियम जान लिया। यूनिवर्स कहता है समृद्धि का सागर है, कितना पानी लेना है सागर में से, इट इज़ ऑल यू। बर्तन छोटा हुआ मेरा तो नहीं, तो बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है? सवाल वो पैदा होता है ना। अब मेरे पास तो कप ही है तो नहीं इतना नहीं, ही तो भर देखो, बर्तन का साइज हम डिसाइड करते हैं। देखिए अभी मैं अब आज मैंने जो मान लो कि एक समृद्धि का जो ऊंचाई प्राप्त की, तो आप जानते कि उसमें लिमिटेशन मैंने अपने आप दीवार खड़ी की है। मैंने कहा नहीं, मुझे मिशनरी ज़्यादा काम करना है, मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना है, समझे ना। तो वो दीवार भी मेरी खुद की है, पर मैं चाहे तो खोल सकता हूँ। तो मैंने ये जान लिया कि यूनिवर्स देने में कंजूसी नहीं कर रही है, कोई रोक नहीं रही है, कोई टांग नहीं अड़ा रहा है। सारी सोच समझ एक्शन सब तुम्हारे हैं। तो मतलब यूनिवर्स वांट टू गिव यू, अबंडेंस है पूरे ब्रह्मांड में, पर तुम्हारे अंदर लेने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। विज़न तुम्हारे और बर्तन तुम्हारे, यूँ समझ लो। तो समृद्धि आज मेरी मर्जी वाली हो गई, मैं कहता हूँ मेरी मर्जी वाली। और एक ज़माने में दुखी होते थे, तनाव होते थे, भयग्रस्त होते थे, फिर बाद में आया कि क्यों दुखी होना है यार, मज़े से जीना है संसार में। तो वो नियम जान गया कि दुखी करता कौन है यार, वो कारण निकाल दिए कमबख्त सारे दुख के। मैंने कहा ना आपको भी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि मैं तो ड्राइविंग भी करता हूँ, तो ड्राइविंग को भी मैंने उसको सेलिब्रेशन की तरह बना लिया मैंने। ठीक बात। उसको मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। हाँ। तो मेरी मर्जी है ना कि इस पल को मैं दुख से दुख होके जीऊँ कि सुख होके जीऊँ। तो मतलब क्या मालूम है, इट इज़ योर लाइफ। मैंने एक शेर लिखा, हाँ। हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत शानदार सर। पिछली बार भी जाते जाते आपने शायरी सुनाई थी तो मेरे पॉडकास्ट में मैंने कैसा बात कर दूं इससे। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है आपने जो बातें बताई हैं कि यूनिवर्स देने में कंजूसी नहीं करता है, हम लेने में कंजूसी ज़रूर करते हैं, ये बात मेरे व्यूवर्स को समझ आए और हम वो जो लेने में कंजूसी कर रहे हैं बस वो बंद कर दें तो शायद जीवन जीना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक ही बात है ना, हर व्यक्ति को शालिनी जी पूछना चाहिए, हु इज होल्डिंग में, कौन रोक रहा है। अगर एक आदमी पूछे कौन रोक रहा है, किसको नाम देगा वो? भगवान रोक रहा है, उधर भाग्य रोक रहा है, फलाना रोक रहा है। अरे तू खुद रोक रहा है भाई। अगर तूने ठान लिया ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। जरा सोचो। ठीक बात है। बस अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरे व्यूवर्स को रोके ना। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। सर ने ये जो सीख दी है उसको आप अपनाएं, ये मैं चाहती हूँ। पिछली बार आपकी जितनी शिकायतें थी इस पॉडकास्ट में मैंने वो सारे सवाल पूछे हैं। अरे सर एक सवाल रह गया, ओहो मैं तो क्लोजिंग करने जा रही थी। इसको लेके बड़ी लोगों के अंदर गुस्सा था, मैं चाहती हूँ अगर आप इसको क्लियर करें, क्योंकि लोगों का ये कहना था, आपने हमारे पॉडकास्ट में बताया है कि शाहरुख खान जो है वो पिछले जन्म में साधना बोस थे, एक बंगाली डांसर। अब लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल बिना सिर पैर की बात बताई जा रही है, क्योंकि साधना बोस का मृत्यु और शाहरुख खान का जीवन वो तो बिल्कुल एक टाइम पे है। मैंने भी देखा तो शाहरुख खान का जन्म हुआ है 1965 में, साधना बोस का निधन हुआ है 1973 में। तो लोगों का ये कहना है कि भाई ये संभव कैसे है। तो प्लीज आप जाते जाते देखिए क्या होता है। देखिए ये सेम क्वेश्चन जब मैं भी इस फील्ड में आया, तो ये जब मेरे सामने भी बात आई और मैंने भी जब कई पॉडकास्ट में मैंने बोला इसके बारे में, और ये क्वेश्चन मेरे पास 50 बार आ चुका है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि ये पहले मुझे भी नहीं पता था जब इस फील्ड में आने से पहले, लेकिन जब पास्ट लाइफ में काम करते करते मुझे पता चला कि एक जो है हमारी
इसको कहते हैं क्या कहते हैं कि एक कोई भी सोल जो है ना कितने भी डिवीज़न कर सकती है अपने आप में। एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो लोग नहीं जानते, इस फील्ड में रहने वाले लोग जानते हैं। आवर सोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, 3, 4 साइजेस। हम एक बार में ही हम 3-4 शरीर में भी जाकर हम जीवित भी हैं तो भी हमारी सोल जो है ना उसके अंदर जन्म ले सकती है। इसका कारण बता रहा हूँ, देखिए एग्जांपल। मान लीजिए मैं 25 साल की उम्र तक, मान लो मुझे एक दोस्त ने बहुत मदद की और उसका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलट गई, मैं यूएस चला गया, वहाँ पे मुझे दूसरे लोग मिले, उनके साथ मेरे कर्म बंधन बंधे। तो और उसके बाद यूएस में मैंने 20 साल बिताया, फिर मैं बाद में चला गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे मुझे 2-4 लोग मिले। तो अब ये 3 कंट्री में मुझे अलग अलग तरह के लोग मिले और अलग अलग सबके साथ मेरे संबंध बने, कार्मिक बंधन बंधे, ठीक है ना। तो अब मेरी चेतना में अगर मैं मान लो कि अब मैं जाकर अगर मान लो दुबई में पैदा हो जाऊं तो मैं इन तीनों का कर्म बंधन कैसे चुकाऊंगा, होता है ना ऐसे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देन आई डिवाइड माई सोल। फिर मेरी सोल जो है ना डिवीज़न लेकर, वो जो अभी बम्बई वाला जो दोस्त है जो मुझे 25 साल की उम्र तक काम आया, मेरी चेतना क्या करेगी, उसके आसपास वापस उसको मदद करने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए फिर उस आस के परिवार में आसपास जाके जन्म लेगी। मेरी सोल डिवीज़न करेगी और एक सोल मेरी डिवीज़न करेगी, यूएस जाएगी और वहाँ जाकर एक अलग परिवार में, अंग्रेजी परिवार में मान लो पैदा होंगी, मान लो एक ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहाँ पैदा होगी, यूँ। तो मतलब क्या होता है कि सोल जो है ना वो डिवीज़न करती है। देखिए जो मैं किताब की चर्चा बता रहा हूँ मैंने कि बोर्न अगेन, जो डॉक्टर वॉल्टर सिमको ने लिखी है, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, हिंदी में पुनर्जन्म के नाम से भी प्रभात प्रकाशन ने उसको प्रिंट किया है। तो उसके अंदर आप जाके देखोगे ना कि उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है ना, बेनजीर जो भुट्टो है ना, वो जवाहरलाल नेहरू की डिवाइडेड सोल है। उस किताब में लिखा हाँ जी, बिल्कुल 100% जाके चेक कर लो, मैं आपको रेफरेंस भी भेज दूंगा उसका। हाँ। ठीक है ना। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसके बेनजीर भुट्टो उसकी आदि उसकी सोल है वो। तो इस तरह के जो डिविजन्स होते हैं ना, ये डिवीज़न कुछ सोल के साथ होते हैं पर थोड़े कम होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते। तो इस तरह की डिवीज़न एक ही बार में, एक ही चेतना है ना, कई अलग अलग शरीर धारण कर सकती है, अलग अलग समय पे भी और जिंदा रहते हुए भी, यूँ। इसीलिए शाहरुख खान का साधना बोस का शाहरुख खान के अंदर आना, वो जीते जी भी उनके साथ उस चेतना का जुड़ाव हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये ट्विन सोल्स कहते हैं इसको एक प्रकार से, ठीक है ना। तो वो सोल के ऊपर अलग से मतलब चर्चा करनी चाहिए, तो ठीक है ना, वो बहुत अलग विषय है। बिल्कुल, किताब का नाम भी आपने बता ही दिया है और व्यूवर अगर चाहें तो वो खरीद करके और उसको पढ़ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है आप जब खुद से अध्ययन करते हैं तो भी बहुत सी चीजें आपको समझ में आती हैं। पिछली बार की जितनी शिकायतें मेरे व्यूवर्स की थी, मुझे लगता है मैंने वो सब पूरी की है आज के पॉडकास्ट में। आगे भी आप कोई सवाल पूछेंगे, हालांकि हमें 1.25 साल के बाद सर का टाइम मिल पाया है, तो आगे भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम जरूर सर से दोबारा पूछेंगे। लेकिन आज आपने, मैं कहूंगी, जो ज्ञान चक्षु हमारे खोले हैं ये पुनर्जन्म और अगले जन्म को लेके, बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात, बहुत सबके लिए मेरा बहुत बहुत प्यार, सबको शुभकामनाएं।